नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आशिता उवाचे का इतिहास विशेषांक, जहां हम इतिहास के पन्नों को जीवित करने की कोशिश करते हैं। और आज का हमारा यह अंक समर्पित है छत्रपति शिवाजी राजे महाराज को। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिवाजी महाराज ने एक युग पुरुष के तौर पर अपनी कुशल राजनीति से, अपनी रणनीतियों से और अपनी कूटनीतियों से किस तरीके से मराठों को एकत्र किया और उस समय की सबसे बड़ी शक्ति औरंगजेब को हराया। शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं और उन पहलुओं को समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है श्री सौरभ वैशंपायन जी को, जिन्होंने इतिहास के अध्ययन के मामले में अपना एक मुकाम बनाया है। चाहे औरंगजेब हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, बाजीराव पेशवा या फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन सभी पर सौरभ जी ने विशेष अध्ययन किया है। साथ ही ये इतिहासाचा पिलखुआ नामक एक संस्था के सह संस्थापक हैं। इसी नाम से इनकी पुस्तक भी है, जहां पर इन्होंने इतिहास के पन्ने या इतिहास के फुटप्रिंट्स को पलटने का प्रयास किया है। सौरभ जी मराठी साहित्य और महाराष्ट्र के इन विशेष योद्धाओं के बारे में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आज सौरभ जी के साथ इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलेगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो फिर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आशिता उवाचे में। आप हमारे साथ जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिवाजी महाराज के बारे में जब बात करने की बात आई, मुझे लगा आपको यहाँ होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक ऐसा शख्स चाहती थी जिन्होंने अंदर तक उतर कर उस इतिहास को समझाया, उस इतिहास को जिया है। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आशिता उवाचे पे। आशा करती हूँ कि दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। मुझे भी नहीं ऐसा। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल है शिवाजी की जीवन और व्यक्तित्व को लेकर के। जब भी शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदवी स्वराज की कल्पना की। उनसे पहले ये शब्द बहुत प्रोमिनेंटली शायद बोला भी नहीं जाता था। तो महाराज को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, और वो जो जीजाबाई ने उनको जो बचपन के संस्कार दिए, जीजाबाई इतनी लोह माता कैसे थी कि उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर ये तय किया कि वो अपने बच्चे को ऐसा बनाएंगे कि वो एक बच्चा पूरे भारत को बदल कर रख दे। जी, तो इस बारे में हम सोचते हैं तो हमें 3 व्यक्तियों के बारे में सोचना पड़ेगा। एक, जैसे आपने कहा कि जिजामा साहब, दूसरे शहाजी राजे जो इनके पिता थे शिवाजी महाराज के, और ऑफ कोर्स शिवाजी महाराज। 3 लेवल पे मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि देखिए, स्वतंत्रता जो होती है वो अंदर से आनी पड़ती है। आपको बाहर से सिखा के स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद बाहर से नहीं आता, वो चीज़ें अंदर से ही होनी पड़ती है। दूसरी बात, कुछ चीज़ें ना ऊपर से आदमी दे के आता है, जिसे अवतारी कहा जाता है कि कुछ उस मकसद के लिए उसमें अवतार लिया होता है। जैसे राम हुए हैं, श्री कृष्ण हुए हैं, उसी की तरह हम शिवाजी महाराज की ओर देख सकते हैं। जब शहाजी राजे के बारे में हम बात करते हैं तो उन्होंने खुद एक प्रयास किया था स्वतंत्रता पाने का। अचानक से जैसे शिवाजी महाराज ने जो प्रयास किए वैसे करने की हालात शायद उस वक्त नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि एक काम कर सकते हैं। निजाम शाह उस वक्त 4 साल का था, तो राजा जो बादशाह बना वो 4 साल का था जी। और मलिक अंबर, जो मैंने कहा जिसकी वजह से शहाजी राजे यहाँ पे आए थे, मलिक अंबर की मृत्यु हो चुकी थी। तो मलिक अंबर के बाद निजाम शाही में सीधे सीधे शहाजी राजे ही थे। तो शहाजी राजा ने कहा कि ठीक है, मुर्तजा निजाम शाह नाम था उसका, जो 4 साल का बच्चा था। उसने कहा कि जो वजीर है मैं बनूंगा, शाह को एक पपेट की तरह यूज करूंगा और मैं प्रयास करूंगा। ओह जी। तो ये स्वतंत्रता का इनडायरेक्ट प्रयास था, अप्रत्यक्ष प्रयास कहा जा सकता है। लेकिन वो प्रयास 3 साल से ज्यादा चला नहीं। बाद में उसी वक्त दिल्ली में शाहजहां सत्ता पे आया था और आदिल शाह, उन्होंने आदिल शाह खुद का बहुत सारा मुल्क जीत लिया था। तो अफकोर्स आदिल शाह निजाम शाह यानी कि इनडायरेक्टली या मे बी डायरेक्टली शहाजी राजा के खिलाफ था। तो शहाजी राजा को रोकने के लिए मुगल और आदिल शाह दोनों एक हो गए और 1636 में यहाँ पे माहुली नाम का एक किला जी वहाँ बल्ले वो सरेंडर करने पड़े। ओके। तो स्वतंत्रता का ये पहला प्रयास था। जिजामा साहेब है, उनके मत में स्वतंत्रता की भावना क्यों आई? उन्होंने देखा कि एक दूसरे में लड़ने में ही हमारी जिंदगी, हमारी पुश्तें खत्म हो गई है, हम नहीं रोकेंगे तो आगे भी यही होता रहेगा। आदिल शाह
हाँ, और जब ये मुगल और आदिल शाह उनके सामने जब सरेंडर करना पड़ा, तो जो शाहजी राजा थे उनके पास पर्याय रखा गया है कि या तो मुगलों से मिल जाओ या तो आदिल शाह से मिल जाओ, वरना खत्म हो जाओगे। तो कभी-कभी आपको राह सीखिए, आप भाँप लेना पड़ता है कि आपको हाथ पैर फैलाने की जगह कहाँ पे मिलने वाली। जी बिल्कुल। तो मुगल रिलेटिवली बहुत स्ट्रांग थे। आधा हिंदुस्तान नर्मदा के ऊपर रादर अहमदनगर तक उन्होंने ले लिया था। रिलेटिवली मुगलों के कंपैरिजन में, मुगलों की तुलना में आदिल शाह थी वो थोड़ी कमजोर है। तो उन्होंने भाप लिया कि अगर टिके रहना है, दरबार में खुद का वजन बना के रखना है, आगे कुछ प्लान करना है, तो जहाँ पे मिट्टी जो है नरम होती है वहां पे हम खोद सकते हैं। तो वो मिट्टी आदिल शाह वाली थी, इससे वो आदिल शाह चलेगा। ओके। नहीं समझ के मिला। जी। और उसके पश्चात वो जीजाबाई मतलब शिवाजी महाराज से जन्म 1630 का है। जी। तो जीजाबाई ये मैंने जो घटना बताई सरेंडर वाली, वो 1636 की है। तो शिवाजी महाराज 6 साल के थे। मतलब अ, बच्चे को अपने इर्द गिर्द क्या चल रहा है उसका अंदाजा होने लगता है कि कुछ तो अलग है। वो जान नहीं पाएगा, ऑब्वियसली 5-6 साल का बच्चा है, लेकिन कुछ अलग है। ये भागने की जो उम्र होती है, उस उम्र के दौरान ये सब कुछ चल रहा है। और इसके 1 साल 2 साल बाद शिवाजी महाराज और जीजाबाई, मैंने कहा वैसे ये आदिल शाह को ज्वाइन हो गए थे और शाहजराजे, तो उनको पैनूर जो अभी पगड़ू है वहाँ की जागीर दी गई। अच्छा। तो हाँ, तो बीच के कुछ वो अपने बचपन के कुछ साल शिवाजी महाराज ने बंगलोर में बिताया। तो वहां पे उन्होंने देखा कि उनके पिताजी किसी राजा की तरह रह रहे हैं। वो सुबह जब उनको उठाया जाता है, तो जो मंगल चरण गा के उठाया जाता है उस तरह से उन्हें उठाया जाता था। सुबह उठ के अपने चेहरा जो है वो घी में देखते थे। कि राजा जो है वो सुबह उठ के अपना चेहरा घी में देखता है, जो पवित्र माना जाता है किस हिसाब से। मतलब एक राजा की जो जिंदगी थी वो उन्होंने देखी, क्या अरे मेरे पिताजी तो एक राजा की जैसे जी रहे हैं। जब वो वापस आए, तो वापस आते वक्त यहाँ से कहानी शुरू हुई। जब वो वापस आए तो शाही राजा ने उनके साथ अष्टप्रधान दिए थे। ओके। उनकी उम्र 10 या 11 साल थी, उससे ज्यादा नहीं थी। अच्छा। हाँ। तो 10 या 11 साल की उम्र में नहीं उनके यहाँ पे अष्टप्रधान आ गए थे। देखा जाए तो एक इन अ वे छोटे जागीरदार थे। हाँ। जमींदार कमा जा सकता है। जी। लेकिन जो बीज बोना पड़ता है ना कि मेरे मंत्री है, आप वो राजा हैं, आप उस पद के लायक हैं। लायक है, और आते वक्त उन्हें राज मुद्रा या मुद्रा कहा जा सकते हैं, जो बाद में राज मुद्रा कहलवाई गई, तो वो मुद्रा दी गई है। अब गौर करने की बात यह है कि ये मुद्रा है वो संस्कृत है। प्रतिपक्ष चंद्र लेखे वरदिष्णु विश्ववंदिता शाहस्तनो शिवस्य मुद्रा भद्राय राजते। और उसका जो अर्थ है वो इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है कि ये जो मुद्रा है वो शाहजी का जो पुत्र है शिवाजी, उसकी मुद्रा है। और यह मुद्रा प्रतिपदा का चंद्र जैसे बढ़ता जाता है पूर्णिमा की ओर, वैसे बढ़ने वाले राज्य की या वैसे बढ़ने वाले अपने डोमिनेंस की एक निशानी है। और यह मुद्रा जहां जहां होगी, मुद्रा भद्राय राजते, यह मुद्रा जहां पे लगेगी उससे भद्र हो, उससे कन्या ऐसा आन। जी। तो अब बताते वक्त मुझे रोंगटे अभी आ रहे कि इतने क्या सोच रही थी कि ये मुद्रा में ऐसी जगह कहीं लगाओ जिससे लोगों का कल्याण। कल्याण हो, बिल्कुल जी। तो ये घर से ही आया। जैसे मैंने माधोजी राजे का नाम लिया, शाहजी राजे का नाम लिया, यहाँ पे लखुजी जाधव और जीजाबाई का नाम, तो ये ना खून से आया है। स्वतंत्रता होना या एक अ, खानदानी खून जो होता है, वो चीज उनको अपने घरानों से मिली थी। लाइक खेल से मैं थोड़ा भटक गया था। सवाल आपका हिंद भी स्वराज से गलत। हिंद भी स्वराज से था जी, बिल्कुल कि उन्हीं कहा से। वो जब वापस यहाँ पे आए तो एक राजा, ये राज्य की संकल्पना लेकर यहाँ पे आए थे। जी। हिंदवी स्वराज्य ये बाद में अलग अलग जगह पे अलग अलग खतों में या दूसरी जगह पे या फिर जो फॉरेनर्स से उन्होंने द किंग ऑफ हिंदूस ऐसा उनकी ओर से निकल आया। तो वो हिंदवी स्वराज्य थोड़ा बाद में आया, लेकिन यस उनकी जो प्रेरणा थी वो हिंदवी स्वराज की थी। मतलब ये सवाल ही नहीं हो सकता जी उसे हिंदवी कहना है या ना कहना है। मैं समझी जी। तो पीस यहाँ पे था हिंदवी स्वराज। ओके।
हिंदवी स्वराज की जब शिवाजी संस्थापना करने के लिए निकले, गुरु रामदास का नाम बहुत लिया जाता है। बड़ी फेमस किंवदंती कह लीजिए, मैंने सुनी है कि गुरु रामदास के लिए शिवाजी शेर का दूध लाने के लिए गए थे। गुरु रामदास ने शिवाजी को किस तरीके से शेर किया, और जीजा माता की शिक्षाओं से लेकर वो जो एक उस तरीके से तैयार करना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कि भाई तुमको अपने दम पे देश को बदलना है, उस रिश्ते को आप अगर थोड़ा सा समझाएं। आ, आप जब इतिहास के पन्ने पढ़ते हो तो एक बात तो मैं साफ साफ तौर पे बताना चाहता हूँ कि समर्थ रामदास जो गुरु रामदास थे वो थे आध्यात्मिक गुरु थे ना। आध्यात्मिक गुरु थे, जी हाँ। मतलब एक लाइन में मुझे अगर ये समाप्त करना है तो गुरु रामदास जी और स्वराज की संस्थापक, इन दोनों का आपस से कोई मैच नहीं। ओके। ये दोनों व्यक्तित्व स्वयंभू है, अलग अलग लेवल पे है, लेकिन एक ही काल में वो समांतर जा रहे हैं। मतलब वो शिवाजी महाराज के गुरु थे नहीं थे ये बात अलग है, उनका खुद का एक व्यक्तित्व था। उससे बात किताब के बतौर संत, और वो योद्धा सन्यासी थे, जैसे हम विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कह रहे हैं, योद्धा सन्यासी थे। उन्होंने हनुमान जी की उपासना, बलोपासना की बलवाधना करना जी। तो उन्होंने देखा कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा समाज है, वो अचेतन होने लगा, या फिर अपने जहन में जो गुलामी है वो गुलामी लेके जी रहा है। उससे अगर निकालना है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मराठी में मनाचे श्लोक, मन के श्लोक उन्होंने गए कि अपने मन को बताया। आप जब श्लोक पढ़ते हो तो उन्होंने अपने मन को एक क्या कह सकते हैं, डिसिप्लिन देना। तो उन्होंने मन और तन दोनों के बारे में समाज में जागरूकता करना शुरू कर दिया। ये पैरेलल कॉन्सेप्ट रहा। और उसी वक्त शिवाजी महाराज जो के एक अलग स्वयंभू व्यक्तित्व थे, उन्होंने स्वराज का प्रयास शुरू कर दिया। इन दोनों की ऑफिशियल एक दूसरे से जो मुलाकात थी वो आज के मूवमेंट में 1672 के आसपास है। मतलब शिवाजी महाराज आमने सामने जो समर्थ गुरु रामदास थे उनके शिष्य आके शिवाजी महाराज से बहुत बार गिरे थे। मिलने से कई साल पहले उन्होंने उनके लिए भिक्षा और दान देना शुरू कर दिया था। उसी एरिया में यहाँ पे साफल करके गांव में, वहां पे राम मंदिर बनता था। उसके लिए, उसके उत्सव के लिए शिवाजी महाराज मिलने से पहले ही कई साल, मैं शायद एक दशक पहले से उन्होंने पैसा या फिर जो धान लगता है खाने के लिए यात्रा में, वो देना शुरू कर दिया था जी। तो ये तो व्यक्तित्व जो है वो एक ही काल में समाज के लिए दो अलग अलग चीजों पे, दो अलग अलग फ्रंट पे काम कर रहे थे। एक समाज मारने का काम कर रहा था और एक जो है वो समाज से सत्ता मजबूती देने। जी जी हाँ, समाज को मजबूती देने का काम कर रहा था। जी जी हाँ जी। तो आ, ये एक दूसरे से क्या कह सकते हैं, पूरक कहा जा सकता है इन लोगों। जी, मैं समझ रही हूँ सर जी। जी जी। और बाकी आपने कहा वैसे शेरनी का दूध लाना या ये तो किन मदद किया है। और शिवाजी महाराज के पिछूल थे या समर्थ रामदास जी के प्रति उनके मन में कितनी श्रद्धा थी, ये बताने के लिए के बाद में ये जो वंश होते हैं जो अपने गुरु को पढ़ा लिखाने के लिए कहानियां रच देते हैं, उसी से आए हैं। लेकिन एक बात बताता हूँ कि शिवाजी महाराज के मन में समर्थ गुरु रामदास के लिए क्या जगह थी कि एक सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, उससे बड़ा उदाहरण तो कोई नहीं सकता। उन्होंने समर्थ रामदास स्वामी और उनके शिष्यों को रहने के लिए एक दुर्ग पे, एक गढ़ पे जगह दी। ओके। आप एक फोर्ट, एक गढ़, जब आप सोचते हो तो आप समझ सकते हो कितनी सेंसिटिव जगह है। बिल्कुल जी। मतलब मैं समझ लीजिए कि मुझे किसी आर्मी कैंटोनमेंट में जगह मिल गई है मेरे मठ के लिए। अब अपनी सबसे मजबूत जगह एक इंसान को दे देते हैं। एग्जैक्टली। और मजबूत ही नहीं, मतलब समझ लीजिए वो गढ़, अगर विश्वास नहीं है किसी व्यक्ति पे तो गढ़ के आसपास भी ना आने दे। बिल्कुल बिल्कुल। शिवाजी महाराज ने दो अलग अलग किलेदारों को खत लिखे पे, एक महिपतगढ़ और दूसरा अभी जैसे सज्जनगढ़ कहा जाता है, पहले उसे परेगा किला कहा जाता था। तो समर्थ रामदास ने वहां पे रहना शुरू कर दिया, इसलिए वो सज्जनगढ़ को। जी। तो इन दोनों किलेदारों को, महिपतगढ़ और अभी का सज्जनगढ़ ने, उन दो किलेदारों को ऑफिशियल, और ये जो लेटर्स है वो बड़े बड़े इतिहास ने कहा ये असली असली है।
मान्यता तो इन्होंने टीरेदारों को लिख के भेजा था कि समर्थ गुरु रामदास या उनके शिष्य जब चाहे उनको किले पे आने किया जाए और जब उनका जी चाहे उन्हें नीचे उतर दे दिया जाए। बहुत बड़ी चीज है। इससे बड़ा विश्वास नहीं हो सकता। नहीं हो शिवाजी महाराज की जीवनी देखते हैं तो उस महापुरुष का जो जन्म है वो किले पे हुआ। उनके वो 360 किलो के स्वामी थे, उनकी मृत्यु किले पे हुई है। तो सर्वर मतलब वो हर एक किले की, हर एक दुर्ग की अहमियत जानते थे। और ऐसी जगह किसी व्यक्ति को रहने के लिए देना और उस किले को कहना भाई आना है तब आने दे, जाना है तब जाने दे, विश्वास किस हद तक करनेगा। सोचिए, महाराज की जब बात हो रही है, मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगी महाराज के व्यक्तित्व को समझने के लिए गुरिल्ला युद्ध नीति से, क्योंकि महाराष्ट्र की जो ज्योग्राफी है, सह्याद्री के जो पहाड़ हैं, उसकी वजह से शायद गुरिल्ला युद्ध नीति बहुत इफेक्टिव थी। तो इसको आप अगर थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ सके, महाराज ने इसी को कहीं ना कहीं महाराज के साथ वो जुड़ा हुआ है, गुरिल्ला वॉरियर, मतलब वो ट्रेडमार्क का है उनका। तो उनके और क्या क्या युद्ध नीतियां थी, ये थोड़ा सा अगर आप समझाएं तो। जी, पहले थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं ये गुरिल्ला वॉर के बारे में कहूँगा। देखिए किसे सह्याद्री वेस्टर्न घाट कहा जाता है, उसकी पोजीशनिंग जो है, मतलब आप जब भारत की जियोग्राफी देखते हो, भूगोल देखते हो, तो सह्याद्री शुरू होता है गुजरात, जहाँ पे गुजरात और नासिक महाराष्ट्र का जो उस बॉर्डर पे सह्याद्री शुरू हो जाता है और वो केरल तक है, लेकिन वो उतरवा जाता है तो केरल तक वो ऑलमोस्ट फ्लैट हुआ है। और सह्याद्री में जो सबसे ऊंचे किले हैं वो गुजरात बॉर्डर की ओर है, जिससे पागलान कहा जाता है। पागुत राजा थे, उनका पागला ओके, बाजू। बाद में मुगलों में ले लिया था और उसके बाद शिवाजी महाराज ने ले लिया था। ओके। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जब सोचते हो तो गुजरात से लेके केरल तक ये एक नेचुरल वॉल बनी है। तो महाराष्ट्र रीजन जो है तो समुद्र और जो पठारी एरिया होता है, पठार मतलब क्या, जो ग्राउंड बिल्कुल ये होता है, तो प्लाटो। उसके बीच में ये जो बसॉल्ट रॉक की दीवार खड़ी हुई है, वो लगभग 1200 मीटर की दीवार है, छोटी बात नहीं है ये। उसकी वजह से दो अलग अलग, मतलब जो समुद्र से सटा हुआ एरिया उसे कोंकण कहा जाता है और ऊपर है उसे घाट कहा जाता है। शिवाजी महाराज का बचपन है वो घाट में गया, ऊना और उसके इर्द गिर्द जो भी गांव थे वहां उनका जो भी बचपन गया। आगे जब जावली जो एरिया, मतलब अफजल खान को जो घटना हुई थी वो जावली रीजन नहीं कि अफजल खान को जहाँ पे मारा था प्रतापगढ़, वो सारे एरिया जावली का जंगल कहा जाता। तो जावली में उतरने से पहले उन्हें अंदाजा आया था कि अगर मुझे कम से कम लोगों के साथ टिके रहना है तो मुझे कोई ऐसा एरिया ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ पे मैं गुरिल्ला वॉरफेयर, परोक्ष युद्ध जहाँ पे लड़ सकूं। वो एरिया आप टेबल लैंड पे नहीं ले सकते। उनके पास आर्मी इतने कम थे और के शत्रु उस वक्त आदिल शाह, मुगल बाद में उस वक्त आदिल शाह था। इवन कुतुब शाह अभी आदिल शाह के, मतलब जैसे भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान है, वैसे शिवाजी महाराज आदिल शाह और कुतुब शाह बिल्कुल। हाँ, बाद में उन्होंने कुतुब शाह से दोस्ती भी बेंगी थी। तो उस वक्त आदिल शाह से भी लड़ना है तो वो खुले मैदान में नहीं लड़ पाते। तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी जगह पे अपना डोमिनेंस बनाए जहाँ पे तोपे ना आए, हाथी ना आ सके, घोड़े भी आए तो बहुत मुश्किल से आए। मैं अगर उस एरिया में जाऊं तो उस एरिया को जो ना जानता हो और ऐसा आदमी है पर सेना लेके अगर उस क्षेत्र में आता है तो आगे क्या करना है भाई, ये सवाल उसके सामने होना चाहिए। और जब मैं वहां पर उतरूंगा तो मुझे हर एक कोना, मतलब अपने हाथों की लकीरें हम जिस तरह से जानते हैं, हाँ, उस तरह से मुझे वो क्षेत्र पता हो। जी, मैं उन तो उनके शुरुआत के जो समझिए 15-16 साल है वो 100% उन्होंने उस क्षेत्र में खास करके दिया। सबसे बड़ा युग तो जो है वो अफजल खान का की कहा जा सकता है। उसके बाद और एक गुरिल्ला वॉर बहुत बड़ा मुगलों के साथ हुआ था, जब शाइस्ता खां ऊना में आके बैठा था। और उसका एक सरदार कारतलक खान वो शिवाजी महाराज के क्षेत्र टेरिटोरी में जब बल्लर आने लगा। तो अब देखिए इस चीज के और हम किस तरह से देख सकते हैं। तो उस वक्त शिवाजी महाराज के पास कुछ किले थे, लेकिन वो जब अंदर आने लगा तो सीमा पे जो किले थे उनको बताया रहा है कि भाई
उसे प्रतिकार नहीं करना है, अंदर आने दो, आने दो, आने दो। और वो इस ऐसे क्षेत्र में आया यार कि जहाँ वी स्टेप तैयार इसे पास कहा जाता है। पास जी। ऐसे निके और यहाँ पे भी पहाड़ और जंगल है, यहाँ पे भी पहाड़ और मुझे एक संकरे गली से गुजरना पड़ रहा है कि जहाँ मैं कहाँ कहीं भाग नहीं सकता। तो जैसे ही कारतलब खान और उसकी 8-10 हजार की फौज जब उस एरिया में आ गई, तो दोनों एंड थे वो ब्लॉक कर दिए गए और उनको पता नहीं चला कि कहाँ से तीर आ रहे हैं, कहाँ से भाले आ रहे हैं। अचानक से नगाड़े बजने लगे, उतारी मतलब जो जी बिल्कुल, युद्ध घोष जो होते हैं। तो आप समझे कि आपको क्षेत्र के बारे में पता नहीं, तीर कहाँ से आ रहे हैं आपको पता नहीं, भाले कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं और अचानक से नगाड़े बज रहे हैं तो क्या रोंगटे खड़े हुए होंगे। और फिर कारतलब खान पे जब मराठे हावी हो गए तो कारतलब खान के साथ रायबाग करके एक लेडी ऑफिसर की, उनके लेडी सरदार की, तो उन्होंने कहा कि आप शेर की मान में आ चुके हो, शेर की गुफा में आ चुके हो, आप उससे भिड़ नहीं सकते, अपना वकील भेजिए, जो शर्तें हैं वो मान दीजिए और यहाँ से वापस चलिए। तो उन्होंने शिवाजी महाराज के पास अपना वकील भेजा। तब शिवाजी महाराज ने कहा कि ठीक है, हम आपकी जान को बचाएंगे, साथ में जो भी है हथियारों के साथ, हथियार, पैसा, अपने घोड़े, सब कुछ यहीं पे छोड़ के खाली हाथ निकल जा, सिर्फ कपड़ों पे आपको वापस जाने दिया जाएगा। तो और ये सब कुछ शायद महाराज ने कुछ 1,500-2 हजार लोगों के साथ किया होगा, वो कौन से 5-6 गुना बड़ी फौज थी। लेकिन टेरिटोरी शिवाजी महाराज को पता थी, कहाँ पे छुपना है, कहाँ से वार करना है, 2 एड किस तरह से बंद करने हैं। और उन्हें पता नहीं था कौन से एंड, मतलब मैं आगे जाऊं तो भी कितनी सेना है उन्हें पता नहीं था, पीछे जाऊं तो भी कितनी सेना है पता नहीं था। वापस जाना है तो जिन किलों ने उनको अंदर आने के लिए अलाउ किया था, उनको भिड़कर वापस उनको बाहर भी करना है। तो गुरिल्ला वॉर इस तरह से खेला जाता है। और ये गुरिल्ला वॉर या ये सब चीजें है ना, भारत के बाहर भी शिवाजी महाराज का नाम पहुंच चुका था। मतलब वियतनाम वॉर जो हुई थी, जी बिल्कुल। तो वियतनाम वॉर में वियत कांग्रेस को जो, देखिए हर एक आर्मी के ना अपने एक पुस्तिका होती है, एक मेगे। तो वियत कांग्रेस के पास दुनिया भर के गुरिल्ला वॉर जो बड़े बड़े नेता हुए, जैसे शिवाजी महाराज हमारे यहाँ है, वैसे दुनिया भर में अलग अलग लोगों ने गुरिल्ला वॉर किया। बिल्कुल। उनके यहाँ पे गुरिल्ला वॉर के लिए एक नाम शिवाजी महाराज का था। जी। तो ये नाम इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए। अब ये बात भी गुरिल्ला वॉरफेयर की। अदर देन दैट, शिवाजी महाराज ने लाल महल पे छापा मारा, क्या इससे खान जो सबको पता है उसकी 3 उंगलियां रख दी, जान बार बार बची है। एक तरह से इट वॉज अ कमांडो ऑपरेशन के ऑलमोस्ट उसकी खुद की सेना 60-70 हजार की, बाकी लोग जब उससे आके मिले तो वो 80 हजार के लगभग हो चुकी होगी। और देखिए कोई भी सेना आती है ना, तो उनके साथ खाने पीने की चीजें, उनके हाथी, घोड़े, ऊंट, उनको संभालने के लिए जो लोग लगते हैं, वो तो बाजार, मुझे बाकी चीजें, मेरी ढाल, तलवार, बाकी जो चीजें करनी है वो संभालने के लिए दो। तो उनके साथ बहुत से लोग आ जाते हैं, मतलब 30 गुना लोग आना शुरू हो जाते हैं। जी। तो अगर समझ लीजिए मैं 60-70 हजार की फौज लेके अगर आ रहा हूँ, तो मेरा बाजार है वो 3 गुना बढ़ा रहेगा। तो उसकी छावनी थी वो लगभग 1.25 लाख की बच चुकी थी। जी। उसमें 400-450 लोग आकर छापा मारकर उन शिवाजी महाराज को उस वक्त लगा था शाइस्ते खान मर गया, लेकिन वो मरा नहीं था, बाद में पता चला। वो छापा मारना ये एक तरह का, मतलब देखा जाए तो आई डोंट नो ये सही शब्द होगा कि नहीं, लेकिन एक एक बहुत बड़ी रिस्क थी। जी। एक जुनून भरी हरकत थी। लेकिन शिवाजी महाराज के वही बात है, ऑलवेज ही लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, जिसे कहा जाता है ना, जी जी बिल्कुल। जाती जीत तैयारी, मैं उतरूंगा फील्ड पे। हम्म। और वो बहुत से लड़ाइयाँ थी कि शिवाजी महाराज ऑन बैटल फील्ड रहे, खुद हाथ में तलवार ले रहे, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। तो लाल महल में वो खुद उतरे थे, 400 लोग लेके वो 1 लाख या उससे ज्यादा की छावनी में उतर के कमांडो ऑपरेशन करके वापस आए थे। ये एक कुआं। और तीसरी इसकी स्टेज है, मैंने जो अभी पागला एरिया स्टार्टिंग में कहा सह्याद्री को समझाते वक्त, उसी एरिया में सालेर करके एक, सालेर, बुलेर, सालोकाय, ऐसे अलग अलग किले हैं। तो सालेर की लड़ाई
मराठों के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई समझी जाती है। उसका कारण यह था कि वो मराठों की पहली ओपन फील्ड बैटल थी। ओके। मराठों की ओर से 35-40 हजार लोग उतरे थे, मुगलों की ओर से लगभग उतने ही लोग थे, और टेबल टॉप पे मराठों ने वो लड़ाई जीती थी। और एक के पीछे एक उन 2 महीनों में 3 महीनों में मराठों ने 2-3 बड़े-बड़े युद्ध जीते थे। उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि भाई आने दो, वो जो लगाने वाला है ना, हाँ अंग्रेज आ। हाँ बिल्कुल, हाँ हम कर सकते हैं। जी। तो अब देखिए गुरिल्ला वॉर, कमांडो ऑपरेशंस, मतलब गुरिल्ला वॉर अपने एरिया में शत्रु को खींचना, अफजल खान हुआ, बरतर खान हुआ। कमांडो ऑपरेशन आप दूसरों के एरिया में जाके करते हो या फिर दूसरे के डोमिनेंस में आते। देखा जाए तो पूना मराठों का ही एरिया था जहाँ पे शाहिस्ते खान आया था, उसकी टेरिटरी में जाके वो ऑपरेशन किया गया था। या फिर सूरत का छापा मारा, 400 किलोमीटर शत्रु के एरिया के अंदर जाके छापा मारा था। सो इट वाज अ ग्रेट रे, और 2 बार किया इसे। और तीसरा मैंने कहा वैसे ओपन ग्राउंड बैटल। तो ये 3 अलग अलग लेवल पे शिवाजी महाराज ने वो लड़ाई रखी थी। ठीक, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने के बाद उन्होंने दक्षिण दिग्विजय किया। जी। लगभग वो 70-80 हजार सेना लेके गए थे, और वो सारे के सारे जो ऑपरेशन से लड़ाइयाँ ने वो ओपन बैटल में खेली थी। सो गुरिल्ला वॉर से मैं 1.25 साल बस युद्ध जीतता जा रहा हूँ ओपन बैटल ग्राउंड में। वो कॉन्फिडेंस उन्होंने 17-18 साल में मराठों में डाल दिया था। हाँ, सुन मेरा अगला प्रश्न, क्योंकि महाराज ने जिस तरीके से आपने बताया अलग-अलग सैन्य अभियानों को अंजाम दिया, तो मैं थोड़ा-सा ये समझना चाहूँगी कि उनके बतौर राजा वो कौन से, जैसे आपने कहा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो और कौन-कौन से गुण थे जो उस समय के बाकी राजाओं से या इवन आज भी उनको एक बेहतर राजा के तौर पे एस्टेब्लिश करते हैं? मतलब क्या-क्या वो चीज़ें थी जो उनको एक महाशासक बनाती है? ये थोड़ा-सा आप समझाएँ। सबसे पहली बात, शायद हमारी बात चल रही थी, तब मैंने कहा था कुछ चीजें ना आप जीन्स में लेके आते हो या तो ऊपर से लेके आते। तो संस्कृत में एक वर्ड है दृष्टा, जो दूरदर्शिता जिसके पास सुख है। और दृष्टा जो होता है वो सोचता है, वो बहुत पहले ही भाप लेता है कि आगे क्या हो सकता है। जैसे वीर सावरकर दृष्टा से, लोकमान्य तिलक दृष्टा थे कि वो बताते थे कि क्या होने वाला है, और उसी दिशा में सब कुछ, राजनीति समाज उसी दिशा में जाना शुरू हो जाता था। शिवाजी महाराज के बारे में हम जब सोचते हैं तो सबसे पहला वर्ड अगर मेरे दिमाग में आता है, कोई आदमी दृष्टा था। और आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा वो बहुत पहले लगा लेते थे, एक बात। दूसरी बात, राजनीति में ना आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है, या फिर जो अपॉर्चुनिटी है उसे झपटना पड़ता है। जी, बिल्कुल। तो जो चीजें सामने हैं उस पे झपटना, एक शेर की तरह वो झपट पड़ते थे, वो बात तो अलग ही है। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, तैयार करना, संभावनाएं, ये शिवाजी महाराज के अलग अलग पड़ाव पे आप देख सकते हैं कि जैसे मुगल और आदिल शाह अगर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो ये मुगलों के एरिया में जाके छापा मार देते थे। उससे 2 चीजें होती थी, एरिया बढ़ता था, मुगलों को 2 फ्रंट ओपन करनी पड़ती थी। आदिल शाह से परेशान और अचानक शिवाजी की चुनौती सामने आ गई। चलो की जी। तो आप एक तरीके से देखोगे तो ऐसा लगता था अरे फिर आदिल शाह बच गया मुगलों से। लेकिन जो सोच शाहजलाल की थी कि भाई अगर मुझे खोदना है तो जितनी नाजुक मिट्टी मिलेगी अच्छी है, वो मिट्टी हमेशा आदिल शाह रहे। जी। तो वैसे ही दोनों लड़के एक दूसरे के साथ लड़के, वैसे भी क्या कह सकते हैं, आधा दब तो निकल चुका है उन दोनों में। मतलब 2 पहलवान लड़ रहे हैं, और उसमें जो हावी हो रहा है उस पे मैं अगर हमला कर दूं तो वैसे भी इसकी आधी जान तो निकल गई, उसके तरफ मैं आराम से बाद में भी देख सकता हूँ। जो जिसमें दमखम बचा है उसको मैं दूसरी ओर से अगर अटैक करता हूँ तो उसका भी दमखम कम हो जाएगा, उसका अटेंशन डिवाइड होगा। तो इस तरह से शिवाजी महाराज ने 2 बार 3 बार किया है। क्या फिर मैंने दक्षिण दिग्विजय, मैंने कहा कि उनका राज्याभिषेक होने के बाद 1.25 साल उन्होंने वो दक्षिण दिग्विजय किया था। तो मतलब आप सोच जाते हैं कि दक्षिण दिग्विजय से 1 साल पहले उनका जो भाई था एकोजी, मतलब
उनका स्टेप हिंदी में क्या? सौतेला भाई जो शाहजी की दूसरी पत्नी से रहा होगा जी। तो उन्होंने सौतेले भाई को 1 साल पहले हम्म। खत लिखा था कि दक्कन की राजनीति में क्या चल रहा है, इसमें से पावरफुल कौन है, किसके साथ आप अलायंस कर सकते हो, किसे पकड़ना, यहाँ तक लिखा है किसे पकड़ना है, और साम दाम दट्ट भे चारों के चारों आपको उस खत में मिलते हैं। अगर आपको वहां पे दंड देना है तो किसे पकड़ना है या किसी को मृत्यु दंड देना है वो भी लिखा है। और मैं जो कह रहा था, ये व्यक्ति, ये महापुरुष दृष्टा था। 1 साल के बाद उस वक्त एकोजी राजे या वेबकोजी राजे एक ही नाम है उसका, जो उनके सौतेले भाई से, किसी जगह पे एकोजी कहा जाता है, किसी जगह पे रेनकोजी कहा जाता है। तो अपने टेरिटोरी में खुश थे, नहीं भाई जितना है उसमें मैं खुश, बहुत अपना दाव पे सकेला। और वो आदिल शाह के लिए काम करते थे, लेकिन जैसे शाहजी राजा एक राजा की तरह रहते हैं, वैसे ये तंजावर एरिया में वेबकोजी राजे रहे। ओके। शिवाजी महाराज थे, उन्होंने खत पे समझाने की कोशिश की थी, आप वहां पे डोमिनेंस बढ़ाओ, मैं यहाँ पे डोमिनेंस बढ़ा देता हूँ। वहां पे अब कोई बचा नहीं है, हम ही दक्कन आपस में बांट लेते हैं। लेकिन वो बाहर नहीं निकले पेजावर के। 1 साल बाद शिवाजी महाराज दक्कन में गए। खत में जो जो दिखाते वो शिवाजी महाराज ने करके दिखाई कि अगर आदमी दृष्टा नहीं है तो ये नहीं कर सकता। राजनीति के बारे में अगर आप छोटी छोटी चीजें नहीं जानते तो ये नहीं कर सकते। मतलब आप खत एक साइड में रखिए और शिवाजी महाराज ने जो चीज़ की है वो एक साइड में इतिहास रखिए, अरे ये किया है, ये किया है, ये भी किया है, ये भी किया है। तो जो आप सोच सकते हो कि कितने छोटी छोटी चीजों के बारे में उनका ध्यान था। यहाँ पे बैठ के वो जिनसी, मतलब मद्रास के नीचे 150 किलोमीटर, मतलब एग्जैक्टली दूसरा छोर है भारत का, कोस्टल लाइन, जी। पूर्वी कोस्टल लाइन है। वहां पे क्या चल रहा है ये महापुरुष बता रहा था वेबकोजी राजे को कि वहां पे उसमें दम नहीं है, हरा के किला ले गए, बाद में ये किला ले, पंगलोर का ले, मदुरई का ले। एक कुछ से नहीं निकले, 1.25 साल के बाद ये खुद निकल के अपना राज विस्तार किया, जो आगे जाके राजा राम महाराज के लिए एक वरदान की तरह साबित। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जब वो कोल्हापुर से अरसारी। आज ये दृष्टा उन्होंने ये भाव किया था कि आज न कल मुगल नीचे उतरेगी हो। अगर पीछे उतरते हैं तो आगरा या दिल्ली से पूना समझ लीजिए, लगभग 1200 किलोमीटर नहीं, 1200 मील। और पूना से वापस चीखी 1200 मील। तो दुश्मन को अपने कैपिटल या अपने जो डोमिनेंस का एरिया है उससे 2000 मील दूर ले जाके वहां पे उनको बांधे रखना, ये कितनी बड़ी सोच। बहुत वही हुआ। So, एक दृष्टा जब तक आदमी नहीं होता ये नहीं कर सकता। सर जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जब भी शिवाजी महाराज की बात होती है, कहीं ना कहीं वो मराठा शासक शब्द उनके साथ हमेशा जोड़कर देखा जाता है। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे वो कहीं ना कहीं व्यापक हिंदू समाज उनकी प्रेरणा थी। तो आप अगर थोड़ा सा ये बता सके कि क्या वो केवल एक मराठा शासक थे या फिर व्यापक हिंदू समाज के बारे में सोच रहे थे, और एक हिंदू समाज से भी ज्यादा वो एक न्यायपूर्ण ओवरऑल शासन प्रणाली के बारे में सोच रहे थे। इस प्रश्न के अलग अलग पर पे जी। तो एक परत हमें ये समझनी होगी, आप जब बड़ी नाजुक हाथों से परतें खोलनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ बीच में धर्म आ जाता है। जी। और हमें यह समझना होता है, ना ही सिर्फ शिवाजी महाराज उस वक्त, मतलब मध्ययुगीय इतिहास जिसे कहा जाता है, उस वक्त दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए, धर्म या पंथ जो भी आपके लिए, वो हर व्यक्ति के हर रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न था। कि पहले हम 2024-2025 में बैठ के अगर हम 400 साल पुरानी बातें अगर हम उस एंगल से देखें तो हम हमेशा गलत ही। हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं जब उठता हूँ सुबह से लेके अपना काम करता हूँ, अपने कर्तव्य का निर्वाहन करता हूँ, और मैं जब शाम को रोटी खा के सोने जाना हूँ, इन पूरे दिन में उस 400 साल 350-400 साल धर्म कहीं ना कहीं बीच में आ जाता था। बिल्कुल। दूसरी बात, उनकी जो सत्ता थी वो धर्म पे आधारित ही होती थी। जैसे मुगल
आदिल शाह, कुतुब शाह, निज़ाम शाह को मिल गया आखिर, लेकिन निज़ाम शाह इनकी जो सत्ता थी, उनका जो न्याय देने की पद्धति थी, वो मुसलमानी शरिया पे आधारित। शरिया पर आधारित थे, बिल्कुल जी। आप गोवा के बारे में बात करोगे तो वहाँ वेटिकन सिटी तो बाद में, लेकिन क्रिश्चियन धर्म के अनुसार वहाँ पे गोवा में जो भी सत्ता पुर्तगालियों की, वो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से चलती। बिल्कुल जी। आप राजस्थान की बात की या फिर जाट की या कश्मीर की या फिर आप आसाम एरिया में चले जाए, तो वहाँ जो धर्म या पंथ थे उनके हिसाब से, क्योंकि देखिए ये समाज की बात होती है जी जी। और न्याय के जब चार आदमी एक हो जाते रहे तो न्याय और अन्याय अपने आप निकल आते थे। बिल्कुल। न्याय और अन्याय के बारे में अगर आपको कोई कायदे कानून बना मैंने, कुछ नियम बना मैंने, उसके लिए एक कुछ बेस लगेगा जो सर्वसम्मति से होना चाहिए। वो सर्वसम्मति धर्म के आधार पे बनती थी। इसीलिए राजा जिस धर्म का था, जम्र उसी सत्ता उसी धर्म को उसी धर्म की सत्ता है वो। फॉलो किया जाता। जी तो मेरे कहने का मतलब था कि हाँ, तो ऑब्वियसली नेचुरली वो हिंदू राज था ऑब्वियसली। बिल्कुल। सेकेंडली शिवाजी महाराज ने खुद जाके किसी पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन दूसरे धर्म का इसलिए मैं नहीं मालूम लगती। लेकिन अगर मैं अपनी अपनी जीवनी शांति से बिता रहा हूँ और भाई अगर तू आके कह रहा कि भाई ये मंदिर में तोड़ने वाला हूँ, अगर तोड़ दिया, वहां पे मेरा प्रार्थना स्थल अगर खड़ा कर दिया, बिल्कुल। तो आई विल टेक व्हाट इज माइन, जो मेरा है वो मिले लेकर रखूंगा। यहाँ से शिवाजी महाराज का जो अलग चरित्र है वो सामने, क्योंकि आप ताकि की मतलब पिछले 500-700 साल में हर की कोई उदाहरण रहेगा कि जो मेरी चीजें मैं लेकर रखूंगा। यहाँ पे अगर मंदिर था वो तोड़ के वहां पे अगर आपका दूसरे धर्म का धर्म स्थल है तो मैं वो तोड़ूंगा, वहां पे वापस शिव मंदिर ही खड़ा होगा। जिससे जो भाषा समझ में आती है मैं उससे उस भाषा में बात करूंगा। ये उनको समझाने का तरीका था। बिल्कुल। एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि गोवा में उस वक्त पोर्टुगीज थे, जी पोर्चुगीज। उन्होंने जिसे क्या डिक्लेरेशन जो थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई आपको अगर गोवा में, उस वक्त गोवा जो था मांडवी नदी के नीचे वाला एरिया, यहाँ जो भी रहने वाला है, या आप क्रिश्चियन हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, या फिर गांव छोड़ के चले जाओ, ये एरिया अब पोर्तुगाल का है। और पोर्तुगाल के एरिया में या पोर्तुगीज राजा के डोमिनेंस में सिर्फ क्रिश्चियन भी रह सकते थे। जी। ये बात जब, और उसी दौरान शिवाजी महाराज कोंकण एरिया में की जो गोवा से सटकर एरिया है, शिवाजी महाराज का ये बात पहुंच गया कि इस तरह का उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया, इस तरह का उन्होंने कुछ नियम लागू कर दिया है। शिवाजी महाराज ने बॉर्डर क्रॉस की, उस गांव में जितने भी लोग थे, सब लोगों को, जो भी 100-150 लोग थे, एक गांव का पूरा गांव, गाय ड्रेस सब पकड़ के लेके आए मराठे, औरतें बच्चे। तो मराठी जो पेपर से उस वक्त थी, तो स्त्रियां कच्चे बच्चे इस तरह का हुए सब पकड़ के लेके आए। अब हुआ यह था कि आप पूरा गांव उठा के लेके आते को, पोर्तुगीजों को प्रॉब्लम क्या थी, गांव खाली हो गया तो उनकी इनकम कहाँ से आए। बिल्कुल। वो जो नागरिक थे वो उनके थे, तो उन्होंने महाराज के साथ डील करना शुरू कर दिया कि भाई हमारे नागरिक छोड़ दो। और ये जो पकड़े हुए लोग थे उनमें 4 पादरी थे, ओके, वो वहां पे आपके, तो उनको जब महाराज के सामने लाया तो गांव के लोगों ने कहा कि हाँ यही है जो कन्वर्जन करते हैं। तो उन्होंने, महाराज ने पूछा जो लोग थे उनके साथ कि क्या ये बात सच है। उन्होंने कहा सच है। उन्होंने कहा कि ये ज्यादती आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि वो जो जमीन है यहाँ पे ये रूल है वो पुर्तगाल के राजा की है, और वहां पे क्या कायदे कानून होंगे, क्या धर्म होगा, वो पुर्तगाल का राजा भी तय करेगा, तो लोगों को वो फॉलो करना पड़ेगा। शिवाजी महाराज ने कहा कि ठीक है, इस वक्त तुम जिस जमीन पे खड़े हो वहां का मैं राजा हूँ, अब तुम लोगों को हिंदू बनना पड़ेगा। उन्होंने ना कर दिया, चारों के चारों लोगों को उन्होंने मृत्युदंड दे दिया। अगले कुछ हफ्तों में वो जो कन्वर्ट होने वाला जो नियम था वो वापस ले लिया गया, जिस भाषा में समझाना होता था शिवाजी महाराज कुछ भाषा में समझाते थे। यहाँ से बाकी राजाओं से वो अलग
दिखाई पड़ते थे। और जब मैं हिंदू राजा के हिसाब से सोचता हूँ तो छत्रसाल कुंडेला, वो बुंदेलखंड है जो राजा आगे जाके, उनकी प्रेरणा शिवाजी महाराज। जी। वो जब मेरे ख्याल से उनके 20-21 साल के रहने के छत्रसाल बुंदेला, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने देखा कि शिवाजी महाराज खुद का राज बनाने जा रहे हैं या बना रहे हैं और मैं मुगलों के यहाँ पे मतलब क्या क्या चल रहा है, मैं क्यों गुलाम की तरह। तो वो शिवाजी महाराज के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं आपके सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। तब शिवाजी महाराज ने कहा, वो जानते थे कि छत्रसाल बुंदेला कोई आम आदमी नहीं है, वो एक राजा का बेटा है जिसे मारा गया था और नुगुनामा ही उनके पिता को मारा था, चंपतराय बुंदेला। चंपतराय, तो चंपतराय बुंदेला कौन है ये भारत को पता था। बिल्कुल। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि भाई तू शेर का बच्चा, तू मेरे लिए काम करेगा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तू जो भी पराक्रम दिखाएगा वो मेरे नाम पे आने वाला है। तो एक काम कर, जिस तरह से मैं यहाँ अपने मन में, अपने हृदय में माँ भवानी को देख के मैंने स्वतंत्रता पुकारी है, उसी की तरह आप वहां पे जाओ, अपने मन में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दो और उनके आशीर्वाद से अपना काम शुरू कर दो। और वही आगरा के नाक के नीचे एक नया क्रांतिकारी पैदा कर दिया शिवाजी महाराज। बिल्कुल। जी। जी। सौरभ जी प्रेरणा देने लगा था। जी सौरभ जी, आप मुझे 2 दिशाओं में लेकर गए, तो अब मैं 2 सवाल एक साथ आपसे करूं या अलग-अलग करूं, लेकिन पहले मैं ये समझना चाहूंगी, छत्रसाल बुंदेला की आपने बात की, नौर और कहीं ना कहीं हम आदिल शाही, निज़ाम शाही को डिस्कस कर चुके हैं। उस समय के जो बाकी भारतीय राजा थे जो नॉर्थ इंडिया में अलग-अलग कहीं ना कहीं मुगलों के नीचे दबे हुए थे, वो उस वक्त क्या कर रहे थे? और शिवाजी का जैसा आपने कहा कि वो टिट फॉर टैट वाली रणनीति थी, लेकिन औरंगजेब से उनका जो असली संघर्ष था वो किन किन बातों को लेकर था? इन 2 विषयों को आप थोड़ा सा एक-एक करके अगर ओके, उस वक्त अलग अलग सत्ताएं थी। तो एक तो राजस्थान में, मतलब अब अलग राजस्थान के 2 हिस्से, मतलब कि एक मारवाड़ और एक मेवाड़। राजपूता। जी। हाँ, मेवाड़ और राजपूता। सो मेवाड़ का जो रास्ता वो महाराणा प्रताप जी की वजह से स्वतंत्र अस्तित्व रखा था। बाकी जो राजा थे उनकी मुगलों के साथ या तो शादी, अपनी बेटियां उन्हें देख के, और उसमें गलती नहीं होती। आप अपने घर की कोई एक व्यक्ति लेके आप हजारों लाखों लोगों की अगर जान बचा रहे, उसमें गलती नहीं। और पहले 300-400 साल इन्हीं लोगों ने सब थोप के रखा था। तो उनकी साइड क्या है वो समझनी पड़ती है हमें। बिल्कुल। मुझे ये तो कहा जाता है ना कि अरे अपनी बेटियां मुगलों के घराने में ले दी। महाराणा प्रताप के बारे में हमें मराठी या शिवाजी महाराज को अभिमान किस बात का था कि इस घर से कभी कोई बहू बेटी मुगलों में नहीं गई। जी। ये जंगलों में रहे लेकिन घुटने नहीं टेके। घुटने नहीं टेके, बिल्कुल। इसीलिए मतलब महाराष्ट्र के लोग भी महाराणा प्रताप की और शिवाजी महाराज के जितने ही आदर से देखते हैं। बिल्कुल। जी। लेकिन बाकी घराने दिए हैं, मैं उनको सीधे तौर से या जाहिर तौर से गलत भी दिखो, लेकिन या तो राजनीति या तो उनके ब्लड रिलेशंस बन गए थे। आप जो सिखों की सत्ता थी वो पनप रही थी, ताजा थी, और उनका डोमिनेंस ना एक कायम जगह पे नहीं बल पा रहा था। उनको रिट्रीट करना पड़ रहा था, या फिर उनको एक धर्म की तरीके से, मतलब पहले 6 गुरु तो शांतिपूर्ण बहुत थे। जी। 7वें और 9वें गुरु उन्होंने तेग उठाई तलवार, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो भी उनके विडम्बना, उनका अपमान होने की वजह से उठाई। बिल्कुल। वरना पहले 6 गुरु तो एक पंथ के हिसाब से अपनी शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे। बिल्कुल, अर्जुन देव जी के समय में तलवार उठाई गई। एक से तो मतलब ये औरंगजेब के आसपास वाला सब एरिया है। तो सिखों की सत्ता जिसे कहा जाता था, डर नहीं कह रहा हूं मैं, सत्ता वो पनपने लगी थी। पारने मैंने कहा छत्रसाल बुंदेला वो हुए। उसके अलावा कश्मीर का राजा था, आहोम सत्ता थी, वो आसाम का एरिया था जिसे उस वक्त गौड़ और बंगाल कहा जाता था। हाँ। उस एरिया में आहोम राजा थे, जो नीचे ब्रह्मदेश के यहाँ पे आहोम राजा, उनके अलग अलग भाई राज कर रहे। बॉर्डर के हिसाब से मुगलों का जो राज था वो कंधार तक था, और यहाँ बंगाल तक था। बंगाल। नीचे अहमद कलर।
तो स्वतंत्रता जो कहाँ जा सकती थी, वो बीच में जैसे एक धुआं तरह होता है, वैसे एक चित्तौड़ था। जी। कश्मीर का राजा अ, आगे उसका टेरन जो है कश्मीर का पहाड़ी वाला टेरन, तो उसकी वजह से वो अपनी जान संभाले। जान संभाल कर रहा था। जी, बिल्कुल। मुझे ज्यादा बखेड़ा नहीं करना है, मैं अपने एरिया में खुश हूँ, मुगल अपने एरिया में खुश रहे। आहुम जो थे वो सब ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो दोआब होता है, और ये तो वहाँ का टेरन अगेन यहाँ जैसे सह्याद्री है, वहाँ वैसे नदियों का जाल है। बिल्कुल, नदियों का जाल और है। मुगलों ने 17 बार आसाम और गौड़ एरिया पे हमला किया था, जो उन्होंने 17 के 17 बार उन्होंने वापस खदेड़ लिया। जी। तो अगेन लाचित बरफुकन उनका नेता, हाँ, और वो शिवाजी महाराज के उसी एरिया में, तो आसाम के शिवाजी कहा जाता है, बिल्कुल। लाचित बरफुकन। जी। तो अलग अलग जगह पे ये 3-4 लोग थे कि हाँ वो प्रतिकार कर रहे थे। इसके अलावा जब औरंगजेब ने ज्यादती करना शुरू कर दिया है, शरियारा मंदिर तोड़ना, उससे सोमनाथ तोड़ा, काशी विश्वेश्वर तोड़ा, केशव देवराय तोड़ा और बाकी अनेकों, बिल्कुल उस वक्त छोटे छोटे जमींदार 100,000 लोगों को लेके छोटी छोटी क्रांति करते थे, इस महीना 2 महीने साल भर, और लेकिन हजारों लाखों मुगलों के सामने वो टिक नहीं पा, लेकिन प्रतिकार बोल रहा था। अच्छा, लेकिन वो खुद का राज एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। हुँ। तो औरंगज़ेब और शिवाजी महाराज का फिर ये जो असली संघर्ष था, ये बस धर्म वाला था, राज्य वाला था, सत्ता वाला था, ये क्या था? और आगरा से जो महाराज का जो था, जो कहीं न कहीं भागना और उसको भी अगर आप साथ में लेकर चलें तो बहुत बेहतर होगा इस पूरे। ठीक, शिवाजी महाराज और औरंगजेब की जो नोक-झोंक थी, वो सत्ता की वजह से शुरू हुई थी, जी। जो धर्म में जाके। ओके। हुँ। देखिए, आप पहले वाले अगर मुगल देखते हो, खास करके अकबर, और अकबर भी जो सयाना अकबर कहा जा सकता है कि भाई की पूरा, क्योंकि पहले वो भी बहुत बहुत क्रूर था, बहुत क्रूर, रहस्य महत्वाकांक्षा थी उसकी भी। लेकिन जैसे ही वो लगभग 35-40 का हुआ, तब वो समझने लगा कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से उसके रीजन में, उसके कालखंड में मुगलों के साथ उन्होंने दोस्ती या प्रीसेदत बनाना शुरू कर दिया। वही सली यानी जो जहांगीर जहां और बाद में शाहजहां, इन्होंने कंटिन्यू किया। अगर दाराज को आता औरंगजेब की जगह पे, तो शायद ये परंपरा आगे कायम रहती। रहती बिराइन जी। हाँ, लेकिन वो नहीं आया, औरंगजेब आया, और अकबर, मतलब सयाना अकबर और औरंगजेब, ये 180 डिग्रीज बिल्कुल। देख के। बहुत विरोधाभासी रहे। जी। तो औरंगजेब पहले से ही इस्लाम, मतलब वो आदिल शाह और कुतुब शाह को भी काफिर मानता था, क्योंकि औरंगजेब जो है वो सुन्नी मुसलमान है, और आदिल शाह और कुतुब शाह है जी। वो शिया मुसलमान। जी, वो आदिल शाह भी नहीं कहता था शाह मैं, वो आदिल खान है, तो वो कुतुब खान है। खान मतलब एक टोली का टोली का सरदार है, इस खान। जी, बिल्कुल, कबीले का सरदार। तो वो उन लोगों को आदिल खान और कुतुब खान कहता था, शाह नहीं कहता था। वो राजा ही नहीं था और मुसलमान भी नहीं थे उसके के। इसलिए जब वो नीचे उतरा, तो उन्होंने मराठों पे तो उसकी तलवार आके रुकी, लेकिन आदिल शाह भी खत्म कर दी, कुतुब शाह भी खत्म कर दी। मतलब उसने अपने जो मुल्ला मौलवी होते हैं उनको कहा कि आप फतवा निकाल, क्योंकि जिहाद करना जो होता है उसका डिक्लेरेशन मुल्ला मौलवी ही कर सकते हैं, एज पर शरिया, राजा नहीं कर सकता। तो उसके एक मौलवी था, वो ना उसका कहना था कि नहीं, वो तो दो मुसलमान हैं, आप मुसलमान जिहाद नहीं कर सकते। तो उसने ना बोल दिया, तो उसको कटा के दूसरे को लाया और कहा भाई हाँ तू कह, जो मेरी हाँ में हाँ भरेगा, मुझे वो चाहिए। हाँ मैं हाँ कर गया। तो शुरुआत तो शिवाजी महाराज और उनकी सत्ता के कारण ही थी कि एरिया डोमिनेंस, लेकिन अंत जैसे सोमनाथ तोड़ा, काशी विश्वेश्वर तोड़ा, ये तो वो अपने आप धर्म में बदल गए। उसका रीजन भी बताता, काशी विश्वेश्वर और ये जो तो तोड़े हैं ना, वो 1666 के बाद तोड़े हैं, जब शिवाजी महाराज उसके कैद से निकल गए। निकल चुके थे आगरा से। जी। तो एक गुस्सा था उसके अंदर, वो गुस्सा काशी विश्वेश्वर पे निकला।
वो गुस्सा केशवदेवराय पे निकला, वो गुस्सा सोमनाथ पे निकला, और आके ओडिशा में जब बंगाल और ओडिशा में गए तो ये डर पैदा हुआ था कि एक भी मंदिर बचेगा या नहीं बचेगा। उसने लगभग 450-500 छोटे बड़े छोटे मंदिर सब तोड़ दिए हैं। तो ये जो पागलपन होता है ना, जुनून होता है ना धर्म के, एक्चुअली मतलब अगर ये ठीक से हम दोनों की तुलना की जाए तो दोनों बहुत डिसिप्लिन वाले लोग थे। औरंगजेब भी, शिवाजी महाराज, एक दोनों बहुत ही शूरवीर थे। औरंगजेब भी कई बार, मतलब वो जब शहजादा था, कई बार बैटलफील्ड पे उतर के लड़ाई करके जीती है उसने। जी मतलब बैटलफील्ड उसके लिए नया नहीं था, तो वो बैटलफील्ड में उतरा है। अ, वो दिन में 3 बार और न्याय देने के लिए दरबार में खड़ा हो जाता। ऑफ कोर्स न्याय देते वक्त वो हिंदू और मुसलमान देखता था, ऐसे कई लोगों ने लिख के रखा है कि मुसलमानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बहुत था उसके दिल में। लेकिन मतलब जो काम करने का तरीका होता है उसमें डेडिकेशन था औरंगजेब के पास। हाँ। देखिए, जब धर्म की बात आती है तो वो जो फर्क है वो यहाँ से आना शुरू हो जाता। जी तो ये जो दो अलग अलग चीजें थी। और अ, जब शिवाजी महाराज आगरा से छूट के आए थे तो इट वाज एन लॉन्ग बैटल का जो एक ट्रिगर था, वो आगरा के घटना से वो ट्रिगर हो चुका था। वो शिवाजी महाराज ने वो ट्रिगर खींच दिया था लॉन्ग बैटल का। और अब दोनों को पता चल गया था कि भाई लड़ाई अब लंबी चलने वाली है। क्योंकि देखिए, जब शिवाजी महाराज आगरा में मिलने के लिए गए थे औरंगजेब से, आज हम 300, 350, 400 साल बाद हमें पता है ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। जी उस वक्त जब वो एक दूसरे के सामने आए तो उनको पता नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला। बिल्कुल तो एक दूसरे को भाप रहे थे, एक दूसरे की चाल पर। और आगरा का पूरा जो किस्सा है, जो भी 3 महीने 4 महीने है, एक शतरंज की खेल है। कुछ एक बूंद खून नहीं बहा है उसमें। हाँ लेकिन बिल्कुल वो एक दूसरे के साथ जो उनकी चालें रहे, एक दूसरे को क्यों एक खत से एक दूसरे के पास जो वकील गए थे, औरंगजेब ने जो आज्ञा ली थी, शिवाजी महाराज ने जो बीमार होने का नाटक किया था, जैसे एक शतरंज का गेम चल रहा है मुकेश और इसके बीच में, ऐसा लगता है जब आप वो पढ़ना शुरू कर देते। जी तो जब महाराज अब वो खुद छूट के आए, कुछ महीनों बाद समाजी राज्य जो युवराज थे वो छूट के आए, के साथ लगभग 40 से 50 लोग थे। एक आदमी वापस आया गए, उनके साथ हाथी, घोड़े, पारकी, खजाना था, सब स्वराज में वापस आया है। जस्ट इमेजिन क्या प्लानिंग रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ वो आदमी दृष्टा था, वो महापुरुष दृष्टा था। जी बाद में तो आदमी जो पकड़े गए उनको भी उन्होंने छुड़ाए कि भाई मैं तो छूट गया, उन लोगों का होना है वो को होने दो। हाँ, उनको भी बाद में जो भी पैसे दे के ये दे के जो छुड़ाना होता है, जैसे हमने इनसे मेल लेने के लिए करते हैं, जी तो वो देख के उन्होंने छुड़ाया था। तो अपना एक आदमी उन्होंने जिंदा वापस लाया। ये एक नेता होता है, ये एक लीडर होता है। बिल्कुल मैं इस बारे में बिल्कुल जानना चाहूंगी आगे कि एक आज के दौर में महाराज राजा के तौर पर, लेकिन खैर उससे पहले बहुत सारी चीजें, पहले मैं भी उसी दौर में रुकते हैं। महाराज वापस आए, महाराज ने सत्ता स्थापित की, लेकिन अब यहाँ से मैं थोड़ा सा ना चीजों को इंटेंस करना चाहती हूँ। महाराज को हम जानते हैं बहुत दुर्गम किलों के लिए, एकदम पहाड़ों पे बसे हुए वो छोटे छोटे किले, जिनसे कहीं ना कहीं हमने सत्ता बदल कर रख दी उन किलों से। सही बात। किलों का क्या महत्व था महाराज के लिए? कौन से वो किले थे जो बहुत ज्यादा उस समय के स्वराज की लड़ाई में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल? से पन्हाला का हो गया, जो गढ़ आला बन सिंगेला वाला जो अपना सिंहगढ़ का किला है, तो कौन कौन से किले थे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे? युद्ध के तौर पर उनका क्या महत्व था? और आज कौन से वो किले हैं जहां हमें बतौर हिंदू, बतौर शिवाजी के भक्त के तौर पर जाना चाहिए? ऐसे कुछ किलों के बारे में अगर आप बताएं। जी, देखा जाए तो ये दुर्ग किला जिसे कहा जाता है, उसके मैनेजमेंट पे एक अलग व्याख्यान हो सकता है, और वो 2-3 दिन के सीरीज का व्याख्यान हो सकता है। उसका मैनेजमेंट बहुत ही अलग लेवल का। जो मतलब जिन्हें इसमें रुचि है और जो शायद मराठी समझ पाते हैं जो लोग, शिवाजी महाराज के जो परपोते थे, उनके मंत्री ने शाहजी राजा नहीं, का
साबूजी वैसे उनके पोते, ओके ओके जी या फिर उन्हें दूसरा शिवाजी कहा जाता था। हाँ शिवाजी द्वितीय मैं समझ गई जी तो दूसरे शिवाजी, हाँ। तो उनके लिए अ, एक मंत्री थे रामचंद्र पंत अमात्य। तो रामचंद्र पंत अमात्य जब 18 से 20 उम्र के थे और शिवाजी महाराज के मंत्री थे, तो उन्होंने शिवाजी महाराज को देखा है वो कि आज्ञा क्या होती है, किस तरह से ये डिसिप्लिन होता है, वो जिन्होंने महसूस किया है और उस तरह से उन्होंने वो आज्ञाओं का पालन किया है। अब शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की आज्ञा और उनके नीति नियम उनके पोते को समझाने के लिए परपोते को जो ग्रंथ सिखा लिया, उसका नाम आज्ञा पत्र है। ओके वो मराठी ग्रंथ है। और आप आपको अगर जानना है कि मराठी राज किस तरह से चलता था, किलों का मैनेजमेंट क्या था, नेवी आरमार का मैनेजमेंट क्या था, अलग अलग विभागों में अलग अलग काम किस तरह से, तो वो आज्ञा पत्र जरूर पड़ी। अब किलो की तरफ आता हूँ। किलो में बहुत सारी, मतलब वहाँ पे किलेदार कौन रहेगा, वहाँ पे कौन कौन से अधिकारी रहेंगे, किले कहाँ पे बांधे जाने चाहिए, क्यों बांधे जाने चाहिए, अगर जरूरत नहीं है तो किले तोड़े भी जाते थे। शिवाजी महाराज ने कई किले तोड़े भी। अच्छा जी, यहाँ पे ये किला नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये किला किसी दूसरे के पास जाता है इन केस, तो मेरे दूसरे किले और मेरे ये इस एरिया को चेक होता है, जैसे चेस में होता है। हाँ। खास करके उन्होंने ना जो टेबल टॉप होते थे, या गड़ियाँ होती थी, तो उन्होंने कुछ एक तो गड़ियाँ तोड़ की थी। उन्हें के पास शिरवर करके एक काम है, वहाँ पे एक गड़ी थी। ओके जो भी वहाँ पे आता था वहाँ पे अपना डोमिनेंस बनाना था और उसका चेक सिंहगढ़ को बैठता था। और उधर में वहाँ 4000-5000 लोग आके बैठे, तो मुझे सामने सिंहगढ़ दिखता था कुछ किलोमीटर दूर। तो सिंहगढ़ की ओर जाने वाले रास्ते यहाँ पे कंट्रोल किए जाते थे। तो जैसे ही एरिया शिवाजी महाराज के डोमिनेंस के अंदर आ गया, गड़ी तोड़, वह वैसे किले बांधे जाते थे, वैसे किले तोड़े जाते थे। तो ये एक अलग तरह का मैनेजमेंट है, दिखने का नजरिया। जी अ, आपने पूछा कि कौन कौन से किले हैं। किले रायगढ़, राजगढ़, पन्हाला, प्रतापगढ़, ये जो चीजें हैं, ये जो किले हैं, वो ना महाराज के अलग अलग, या तो राजधानी का किला है, या तो पुरंदर एक है, कोई बड़ी घटना नहीं। इसके कारण लोगों को कम से कम नाम पता है इन चीजों के। ओके, लेकिन हम जब शिवाजी महाराज के एंगल से जब सोचते हैं, तो उनके लिए हर एक किला उतना ही जरूरी था। रायगढ़ जितना जरूरी है, उतना ही मेरे सीमावर्ती हिस्से में जो किला है वो मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मेरे स्वराज की सीमा का रक्षा जो है वो करने का जिम्मा वो किला उठा रहा है। और ये आज्ञा पत्र मैंने जो कहा, उसमें शिवाजी महाराज ने राज किस तरह से खड़ा किया उसका है। तो एक लाइन है कि ऐसा अगर कोई प्रदेश है कि जहाँ पे शत्रु है वो झुक नहीं रहा है, या मराठी में जिसे हस्तगत कहा जाता है कि उस पर कंट्रोल पाना जी तो उस एरिया में एक किला बनवाया जाए, उस किले से आगे वाली भूमि जीती जाए। तो वो अपनी सीमा बढ़ाने के जो चेक पॉइंट्स है, उसके हिसाब से उन्होंने किले को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। आपने और एक सवाल पूछा था कि कौन से किलों पे जाना चाहिए, तो ऑफकोर्स रायगढ़ राजधानी का गढ़ है वो, वहाँ पे शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी हुआ था और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि भी रायगढ़ पे। लेकिन एक खूबसूरत किला अगर देखना है तो राजगढ़ पे जाना ही जाना है। ओके जी कि एक एक किला किस लेवल पे, मतलब वो नजर उतारना होता है ना, जैसे दादी माँ घर वालों की नजर उतारती है, अगर एक बार कोई राजगढ़ देख लेना तो सुबह शाम नजर उतारनी चाहिए, इतना खूबसूरत किला है वो। और अगर आप इंजीनियर है, आप सिविल इंजीनियर है, तो भाई आप कहेंगे कि मैं जिंदगी में उस किले में रहने के लिए तैयार हूँ। ये इंजीनियर के मतलब मार्बल कहाँ जाता है जी तो उस हिसाब से। हालांकि मैंने खुद जिंजी का किला अभी तक मैंने देखा नहीं, वहाँ पे जाना है कि दूसरे पूर्वी छोर पे जाना है। लेकिन फॉरेनर्स है, एक फ्रेंच आदमी है, उसने लिख के रखा है कि जिंजी का जो किला है वो शिवाजी ने, मैं यहाँ पे मैं बिरधी शिवाजी कहूँगा, उसने लिखते उसके उसके हाँ बिल्कुल उसके होता है ये किला जीती यार है। यहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन पुराना वाला है, उसमें से कुछ हिस्सा उसने तोड़ दिया है
नए सिरे से फोर्टिफिकेशन कर रहा है। और आई मस्ट से उसके उसके शब्द है कि फोर्टिफिकेशन का तरीका या जिस अंदाज में उसने फोर्टिफिकेशन किया है, किसी स्थानीय सत्ता ने फोर्टिफिकेशन किया ऐसा नहीं लग रहा है। ये यूरोपियन स्टाइल ऑफ फोर्टिफिकेशन। जी। ये आदमी फ्रेंच आदमी, फ्रांस से आके यहाँ पे देखने वाला आदमी लिख रहा है खुद की डायरी। तो उन्होंने बहुत सी चीजें अडैप्ट कर ली थी किस तरह से बांधा जाना है। तो जो लोग चाहते हैं कि शिवाजी महाराज के किले बांधने की अगर शहरी जाननी है तो राजगढ़ जरूर देखे जो महाराष्ट्र में है, या अगर महाराष्ट्र में आता है पुणे के पास है वो। दूसरा एक किला पुरंदर है। पुरंदर जो पुरंदर संधि से जुड़ा हुआ है। यस ये पुरंदर पे आज एक हिस्सा अपनी आर्मी के इंडियन आर्मी को वो हिस्सा दिया गया है। अच्छा। उनके एज अ स्टेशन, बेस स्टेशन। उसके अलावा लोहगढ़ करके है मुंबई की और बीच में लोहगढ़ और विसापुर है। तो लोहगढ़ की बनावट इस तरह से है कि वो जिगजैग में जो सीढ़ियां है वो ऊपर, और हर एक जगह पे बेस स्टेशन, जिसे मराठी में तो बुरुज कहते हैं या फिर अरबी में पुरुष कहा जाता है लोग से। हाँ, हिंदी में प्राची वस्तु जिससे आ रहे हैं हम। तो हर एक दरवाजे के मतलब सिगजैग में ऊपर जा रहे हूँ और मुझे हर बार अगर आक्रमण भी करना है तो वो फोर्टिफिकेशन से मुझे पंगा ले लेके एक एक से ऊपर जाना है। तो लोहगढ़ जरूर देखिए। लोहगढ़ का आप अगर ऊपर से ड्रोन शॉट देखते हैं तो समझ में आता है किस तरह से वो बांधा गया है। और उसका नाम लोहगढ़ है। एक्चुअली वो दोहरे की तरह मजबूत है। और भी कई गढ़ है, बहुत नाम ले सकता हूँ मैं, लेकिन ये 3-4 देखने ही देखने हैं। जी। प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ मैंने देखा है क्योंकि मैं सहमत हूँ आपसे। किलों की हम बात कर चुके हैं सौरभ जी, चलिए थोड़ा सा नौसेना की ओर बढ़ते हैं क्योंकि महाराज जो है वो कान्होजी आंग्रे पहले नौसेना जनरल माने जाते हैं। सरखेल कान्होजी आंग्रे आज भी हमारी नौसेना उन पे मैं कहूँ बलिहारी जाती है तो गलत नहीं होगा। अपने अपने उस समय में नौसेना खड़ी कर लेना, एक जहाजी बेड़ा बना लेना, उसका प्रबंध, क्योंकि आज मैं डिफेंस रिपोर्टर रह चुकी हूँ और मैंने उस चीज़ को देखा है कि एक वॉरशिप को खड़ा करना फ्रॉम द स्क्रैच बहुत मुश्किल होता है। अगर ये आज मुश्किल है, 400 साल पहले कैसा था, थोड़ा सा इस बारे में बात। आगे आर्यापत्र में सबसे लास्ट चैप्टर है वो नेवी आर्मान जी। उसका पहला ही लाइन है कि जिसकी नेवी उसका समंदर। एक लाइन में सारा का सारा छोड़ निकाल दिया जी। 4 वर्ड, इसकी नेवी उसका समुद्र, जिसका आर्मा उसका समुद्र। ओके। और फिर जो क्या गया मैनेजमेंट क्या है वो समझाया गया है पूरे चैप्टर। अब जब शिवाजी महाराज ने ये सब कुछ प्रयास शुरू किया तो एक तो पैसा बहुत डालना पड़ता है नेवी में तो बहुत ज्यादा। और करिए वाको शहर में 5 कटवी बार कह रहा हूँ, दृष्टा दूरदर्शिता। कुछ तो मुगल हम करते थे, उनके पास पूरब की उनके पास कलकत्ता था। मुगलों की खुद की नेवी नहीं है जी। ये पूरा जो किनारा है वो पोर्चुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, अरब, इन लोगों ने पाट के खाया। और इनके जो बड़े पेड़े थे वो युद्धपोत थे। यहाँ के लोग थे वो व्यापारी बेड़ों में जाते थे। आखिरी स्थानीय सत्ता का आखिरी अगर युद्धपोत किसी का रहेगा तो शायद वो चालुक्य और पांड्या का रहेगा। बिल्कुल चालुक्य पांड्या के समय में था। हाँ, उनके बाद ये परंपरा ही खंडित हो गई। हाँ नहीं था जी। और हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे मुगलों को स्थानीय सत्ता नहीं मानता है, जैसे ब्रिटिश स्थानीय सत्ता नहीं हो सकती, स्थानीय नहीं हो सकते। यहाँ पे उनकी 50 पीढ़ियां भी जाती थी, वो स्थानीय, मैं उनको नहीं मानता। बिल्कुल जी, मैं सहमत हूँ। स्वराज आए थे वो ईरानी और तुर्क कल्चर लेके आए थे कि सत्ता में वही कल्चर था तो वो स्थानीय सत्ता नहीं हो सकते। स्टिल एक सेकंड के लिए हम सुने स्थानीय सत्ता मान भी दे तो भी उनकी खुद की नेवी नहीं थी। इतनी बड़ी सत्ता थी उनकी। आदिल शाह की नहीं थी, कुतुब शाह की नहीं थी। यहाँ पे राज करने में मैं चाहे जो यूरोपियन लोग हैं उनके नाम ये, उसके अलावा एबिसिनिया मतलब अभी का जो इथियोपिया है अफ्रीका, वहां से आए हुए लोग जिन्हें हम सिद्दी कहते हैं, सिद्दी लोग जो हैं जी, तो उनको
कुछ चंद पैसे देके या फिर पोर्तुगीज लोग हैं उनको पैसे देके अच जाने वाले या फिर व्यापारी बेड़े होते थे मुगलों के, वो पोर्तुगीज या सिद्दी को पैसा देते थे और कहते थे कि भाई आप लोग रक्षा करो पायरेट से। ऐसे कालखंड में मेरी नेवी चाहिए, ये सोचना भी कितनी बड़ी बात है। खड़ा करना और बात है, सोचना भी कितनी बड़ी बात है। और देखा जाए तो महाराज के पास मतलब जिसे हम आज राज की तरह देखते हैं, साम्राज्य की तरह देखते हैं, वो भी नहीं था, बैटिंग थी बिल्कुल जी। जिस वक्त महाराज। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता था, तो शिवाजी महाराज ने एक पोर्तुगीज बाप बेटे को पकड़ा जी, वो इंजीनियर थे, वो जहाज बनाते थे, बेड़े बनाते थे जी। तो उन्हें बनाया पता रहा कि यहाँ की जो जैसे स्काईलाइन होती है वैसे सी लाइन होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेरेन के हिसाब से। तो यहाँ कोंकण का जो हिस्सा थी ना वो बसॉल्ट रॉक से भरा हुआ है, तो पानी में बहुत अंदर तक वो बसॉल्ट रॉक बाहर निकले होते थे। तो यूरोपियन डिजाइन वाले अगर यहाँ पे युद्धपोत ले तो वो ना वी शेप वाले होते थे, जो पानी में बहुत नीचे तक होते थे। वो अगर आगे आए तो वहां के पत्थरों को टकरा कर वो टूट जाते। टूट जाएंगे जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो स्थितियाँ होती है वाटर लाइन के हिसाब से, वैसे मुझे बेड़े बना के दो। और लगभग 50 से ज़्यादा उन्होंने जहाज बनवाना शुरू कर दिया। उनके हाथ के नीचे 300-400 लोग जो थे वो पुर्तगीज और ये थे, उनके जितने अपने आदमी डालिए, सामान लेना जाना बांधना, रंग या जो भी देना पड़ता है, पानी लगने से खराबी ना हो इससे, वैसे चीज़ों में अपने लोग शिवाजी महाराज ने जैसे वो बीज बोते थे वैसे अपने लोग उसमें अंदर डाल दिए। अगेन मतलब आदमी कितना मतलब सावधान से कहा जाता है। अनर्थन जी। तीसरी चीज हुई, 1-2 साल बाद गोवा से इन बाप बेटों को एक आदेश आया कि भाई हमें पता चला है कि शिवाजी ने ये बेड़े बना लिए ने, उन पे अब वो तोपे चढ़ा रहा है छोटी, कल अगर उसकी ये नेवी हमारे साथ वॉर कर रही है तो ये नेवी तुम लोग उसे बांध के दे रहे हो, इसका मतलब आप सीधा पुर्तगाल के राजा है उनके खिलाफ बगावत कर रहे जी। एक रात में। इनकी भी अपने देश की तरफ कितनी देशभक्ति है। जैसे ही उनको ये लेटर आया, एक रात में ये बाप बेटे और 300 आदमी भाग गए। कुछ लोग कोसाई में आए, कुछ गोवा भाग गए। लेकिन तब तक अपने जो लोग बीज की तरह उन्होंने शिवाजी महाराज ने पिरो के रखे थे, उन्होंने जड़ पकड़ ली थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी सीख ली थी, और उसके बाद मराठी नेवी कभी रुकी नहीं, आगे बढ़ती चली गई। बिल्कुल। और लगभग 1667-68 के दौरान ब्रिटिशर्स जो मुंबई में थे, उन्होंने सूरत में या फिर लंदन में खत लिखा था कि आज शिवाजी नाम का एक बगावत करने वाला जमींदार है, उसने अब नेवी ले भी है, और उसका ये सब ये बच्चों का खेल है सब। उसकी जो नेवी है, हमारी एक फ्रिगेट आ जाए तो एक फ्रिगेट ये सब तमाशा बंद कर दे। एग्जैक्टली 10 साल बाद 1677 के आसपास वही लोग दूसरा खत भेजते हैं 10 साल के बाद, ज्यादा नहीं। नेवी के लिए 10 साल बड़ी बात नहीं है, आप जान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 10 साल के बाद ये लोग खत लिखते हैं कि शिवाजी के नेवी में जो छोटे और जो फास्ट उसके पास युद्धपोत या बोट है, वो वैसे अगर हमारे पास हो तो बड़ी बात बन जाएगी, क्योंकि हमने उनके 3 फ्रिगेट बोट और ब्रिटिशर्स ने भारत में सबसे पहली वॉर जमीन की नहीं करा, मैं पानी की बात कर रहे हैं आप। ओलंपिक की जी। मराठों के खिलाफ लड़ी थी। तो जो नकाब उतारना होता है ना कि भाई व्यापारी कुछ नहीं हो, दोनों लोग सत्ता के लिए आए हो, शिवाजी महाराज ने निकाला। उसके पहले किसी से लड़ाई नहीं हुई है, उससे पहले नहीं हुई थी, लड़ाइयाँ नहीं हुई थी अंग्रेजों की। बिल्कुल। किसी भी सत्ता के साथ लड़ाई नहीं है। शिवाजी महाराज वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अंग्रेजों का नकाब उतार के रख दिया। यहाँ मुंबई के पास खानदेई हुंदेरी करके आइलैंड है, ब्रिटिशर्स उन्हें हेनरी एमरी कहते थे। ओके। वहां पे शिवाजी महाराज ने
समुद्री किला बनाना शुरू कर दिया। वो मुंबई के इतना पास था कि उन्होंने कहा भाई यहाँ किला बना लिया तो हम बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने ऑफ कोर्स बीच-बीच में आना शुरू कर दिया कि भाई ये सब बंद कर दो। ये जो सिलसिला 3 साल 4 साल आराम से चल रहा था। और बाद में मराठों ने कहा हम तो भाई छोड़ने से नहीं रहे। वहाँ पे वो किले बांधते रहे 3 साल 4 साल। फिर एक दिन कहा कि भाई मराठों पे हमला करना पड़ेगा। वो जो वॉर थी वो ब्रिटिशर्स की भारत में पहली वॉर थी और वो मराठों ने जीती। मैंने कहा द फ्रिगेट टू बोदी। जी जी बिल्कुल। तो आ, जो मतलब मेरी नेवी हो वो इतनी सक्षम हो कि यहाँ जो व्यापार चल रहा है या फिर तटीय सुरक्षा करनी है उसके लिए जो भी साइन लेनी पड़ती है, जो भी आपको परमिशंस लेनी पड़ती है, उस पे मेरी मुद्रा लगेगी। यहाँ पे व्यापार करो कोई टैक्स 2.5% टैक्स मुझे देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सिर्फ लटना झगड़ना खून खराबा ये सत्ता नहीं होती। व्यापार शांति खेती ये सत्ता होती है। शिवाजी महाराज ने वो भी करना शुरू कर दिया था। और आपने स्टार्टिंग में पूछा था कान्होजी आंग्रे जोर्स बहुत ही बड़ा नाम है भारतीय नेवी में। कान्होजी आंग्रे शिवाजी महाराज के लगभग 8-10 साल बाद उस पद पे आए और बाद में उन्होंने इतना नाम कमाया कि फॉरेनर्स खास करके ब्रिटिश और पोर्तुगीज उन्होंने समुंदर का शिवाजी कहा जाता था। इतना नाम कमाया जी। तो क्योंकि जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ 1680 में तब शायद कान्होजी आंग्रे 7 या 8 साल के रहे महज। उन्होंने उनके 18 से 20 के आसपास उनका नाम चमकना शुरू हुआ और बाद में पीछे मुड़े ही में बिल्कुल जी। और उन्होंने एट टाइम सिक्की को भी आ रहा तो ये पोर्तुगीजों को भी आ रहा तो ये और अंग्रेजों को भी अकेले आ रहा तो ये बिल्कुल तो इतना बड़ा नाम बाद में बन गया था। लेकिन अभी प्रेरणा शिवाजी महाराज की। जी हाँ हमने जैसा आपने अभी आखिरी शब्द बोला कि कान्होजी आंग्रे की प्रेरणा शिवाजी महाराज थे। झांसी की रानी जब लड़ती थी तो वो शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेके लड़ती थी। लेकिन बहुत प्रोमिनेंटली कहा जाता है कि शिवाजी महाराज की प्रेरणा स्रोत महाराणा प्रताप थे। और अलग अलग दस्तावेजों में बात होती है कि शिवाजी महाराज मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। शायद मैं गलत नहीं हूँ तो गंग भट्ट को भी अपने राज्याभिषेक के समय उन्होंने जो दस्तावेज दिए थे वो सिसोदिया वंश के बारे में ही दिए थे। तो इस रिश्ते को आप अगर थोड़ा सा समझाएं क्योंकि महाराणा प्रताप जो है ना वो एकदम राम की तरह है और शिवाजी एकदम कृष्ण की तरह है, जो जैसे मैं उन दोनों को देखती हूँ। तो इस रिश्ते को आप थोड़ा समझाएं। मतलब सिसोदिया अब आगे वो सिसोदिया नाम किस तरह से आया तो कभी भूषण करके से कवि थे शिवाजी महाराज के दरबार। हाँ तो एक कवि कल्पना किस तरह से हो सकती है कि सिसोदिया नाम क्यों है कि ये जो चित्तौड़ का खानदान है जो राजा महाराजा है महाराणा है वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त है जी। और उन्होंने कविता में कहा कि एक बार वो पूजा करते वक्त उनको पता चला कि एक कमल कम है तो उन्होंने सिर कमल निकालने की तैयारी कर जी। तो भगवान को जो अपना शीश दिया इसलिए वो सिसोदियो कि भगवान के लिए वो अपना सर कटाने के लिए तैयार हो गए इसलिए वो सिसोदियो तरह से उन्होंने पूरी एक कविता। आगे जब राजाभिषेक हुआ तो देखिए आगे आपको परंपरा देखनी पड़ती है। आप 2024-25 के नियम वहां पे नहीं डाल सकते हैं जी। परंपरा ये थी कि आप में राजाओं का खून है कि नहीं। तो भोसले जो घराना था तो उनकी ब्लड लाइन है वो कर्ण सिंह नाम के एक आदमी जो राजा थे उनसे जो चित्तौड़ से निकल के अलग अलग मतलब जैसे कहता है ना कि अलग अलग भाई होते हैं और वो अलग अलग एरिया में अपना डोमिनेंस बनाते हैं जी। तो वैसे ही कर्ण सिंह चुस्ते वो दक्कन में आए थे और कर्ण सिंह से उनकी जो ब्लड लाइन थी वो आके और बाद में यहाँ का जो उपनाम है भोसले वो उन्होंने ले लिया था जी। तो राज्याभिषेक के वक्त ये ब्लड लाइन उन्होंने ढूंढी थी और फिर दागापट जो काशी के दशरथी थे जी और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था शास्त्रों। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा शास्त्र के हिसाब से इनके ब्लड में राजपूतों का खून है जी। तो ये राज्याभिषेक इनका हो सकता है। और मेरे ख्याल से जब मिर्जा राजा जैसे जब यहाँ पे उतरे थे
उनके साथ कुछ ज्योतिष वोतिष आए होंगे। शिवाजी महाराज की एक पत्रिका है, वो राजस्थान में मिली थी और वो बहुत सनी पत्रिका थी। मतलब उसी पत्रिका के आधार से 19 फरवरी 1630 अगेन ये जूलियट तारीख है, ये तारीख तो हम अभी हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। तो आज के कैलेंडर में अगर देखा जाए तो 3 मार्च आएगी तारीख, 3 मार्च आएगी। हाँ, लेकिन सभी जो दस्तावेज थे और बाद में वो ट्रांसलेशन की गड़बड़ ना रहे, इसलिए सभी इतिहासकार और सरकार ने 19 फरवरी 1630 ये फिक्स कर। फिक्स किए जी। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी जो पत्रिका होती है वो आकाश जो होता है उसका नक्शा होती है। इस आदि का जन्म होता है, उस सब आकाश कैसा था, आकाश के आधार पर आता है। जी। आप आज अगर स्काई मैप प्रो या ऐसे आ, जो क्या कह सकते हैं स्टार गेजिंग करने के लिए, डिजिटल स्टार गेजिंग करने के लिए जो एक्स रहते हैं, जी। महाराज की पत्रिका आप अगर उसमें कन्वर्ट कर देते हो तो आप महाराज की पत्रिका स्टार गेजिंग में देख सकते हो कि अरे सिंह राशि जो है, सिंह राशि वो पूर्व क्षितिज में उदित हो रही है, यहाँ पे हाँ उदित हो रही है। शिव चंद्र था वो कन्या राशि में था, अरे हाँ कन्या राशि में है। तो मतलब आप दूसरी कोई डेट अगर वहाँ पे डालते हो तो नहीं आते, वहाँ आते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वो 1 मार्च 3 मार्च में गलती से कहा माफ कीजिए 1 मार्च तारीख डालनी पड़ती है आपको, लेकिन ग्रेगोरियन के लिए 10 दिन आप कब कर दे तो अपने आप को 19 तारीख आ जाती है। तो वो पत्रिका जो राजस्थान में मिली थी वो, और ये आकाश का मैप अगर आप वो 1 मार्च की तारीख लेके बिठाते हो ग्रेगोरियन कैलेंडर की वजह से, तो वो आप उस सेकंड तक आप जा सकते हो कि हाँ ये उदित हो रही है। मतलब ये एक अच्छा विषय है कि हम इतिहास के पन्ने किस तरह से देख सकते हैं। हम एक झरोखा ने इतिहास देखते हो, कोई भी चीज़ साइड में नहीं रखी जा सकती। तो उस वक्त शिवाजी महाराज जाने से पहले सूर्य ग्रहण हुआ था 15 दिन पहले, तो किस सेकंड पे स्पर्श हुआ, किस सेकंड पे एक्चुअल ग्रहण हुआ, किस सेकंड पे समाप्ति हुई और किस सेकंड मुक्ति हुई, वो आज हम 400 साल बाद डिजिटल देख सकते हैं। शिवाजी महाराज ने ये ग्रहण दिखा होगा तो स्पर्श कब है, एक्चुअल कब है और समाप्ति कब है, इस तरह से हम देख सकते हैं। मतलब मैंने वो किया है, मैंने अरे इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी, 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 मैं समझ रही हूँ। सर जी, बहुत सारे संयोग, अभी मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, जो मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश के जो संस्थापक रहे हैं, परम पितामह रहे हैं, बप्पा रावल। बप्पा रावल के लिए कहा जाता है कि उन्हें माँ दुर्गा ने स्वयं प्रकट होकर के एक तलवार दी थी, और लगभग यही चीज़ हम शिवाजी महाराज के लिए भी कहते हैं, भवानी तलवार को लेकर। तो भवानी तलवार के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या ये किंवदंतियां हैं या उससे ज्यादा एक शासक की चतुराई है कि वो जब जनता को ये बता रहा है कि भगवान से मैं बात करता हूँ तो जनता अपने आप को शासक पे विश्वास कर सके? ये क्या कूटनीति है, इसे आप थोड़ा सा। आपने दूसरी वाली जो बात कही कि शासक की चतुराई, ये चाणक्य रीति है, ये कणप नीति है जो महाभारत पे चलती आ रही है कि मैं भगवान, मतलब अलेक्जेंडर भी कहता था मैं भगवान का पुत्र, मैं ईश्वर पुत्र। औरंगजेब भी आलमगीर जिंदा पीर कहा जाता था। बिल्कुल। तो इसी तरह मतलब ये सारे सप्तारीशों ने ये किया है। और मराठी डॉक्यूमेंट्स उसमें सभासद बकर, सभासद नाम का जो बंदा था, मतलब उससे सभासद एक पदवी की तरह दिया जाता था, उसने 3-4 अलग अलग घटना इस तरह से लिख के रखी है कि जैसे हम कहते हैं ना कि देवी का संचार होना। हाँ जी। तो 3 या 4 अलग अलग घटना उन्होंने सभासद बखर में, जो शिवाजी महाराज के साथ रहते थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज को देखा ध्यान है आमने सामने, उस व्यक्ति ने 3 या 4 अलग अलग वक्त पे हुई घटनाओं में शिवाजी महाराज में देवी का संचार हुआ था ही लिख के रखा। तो आगे अफजल खान जब वो घटना करती थी तो 1 रात 2 रात पहले अचानक उस वक्त ना अफजल खान एक टेरर था, मतलब अफजल खान आ रहा है ना, सब मौत आ रही है। बिल्कुल जी। ऐसे में लोगों का जो मोरल बूस्ट करना होता है, सब लोगों का मोरल ही डाउन हो गया था कि आप बटुअन मिलने जा रहे हो, उससे आप सीधा यमदूत से मिलने जा रहे हो। तो उनका मोरल बूस्ट करने के लिए शिवाजी महाराज ने कहा था कि मुझे देवी माँ ने खुद सपने में देवी माँ आई थी और उन्हें कहा कि आप जो है वो यशस्वी होके वापस आओगे। तो जो ये अचानक से आता, अरे देवी माँ ने हमारे राजा को पूछा है,
तो लड़ने का जो हौसला बढ़ जाता है ना। उत्साह जी आगरा के हाँ, आगरा में जब बंद थे, कैद थे, उस वक्त सभासद ने लिख के रखा है कि देवी का संचार हुआ था और उसने इस तरह से लिखी है कि देवी माँ ने शिवाजी महाराज में संचार किया और देवी माँ ने सामने वाले लोगों को शिवाजी महाराज जिनमें संचार हुआ था उनके भविष्य के बारे में बताया कि मिर्जा राजा को मैं मार नहीं सकती, वो भी मेरा भक्त है। तो ये जो समय में संकट है वो बहुत बड़ा है, किंतु चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने बेटे को मतलब शिवाजी महाराज को मैंने अपने बेटे को जो राज दिया है वो 21 पीढ़ियों के लिए दिया है, ना कि 1-2 पीढ़ियों की। तो मतलब इसका आगे उत्कर्ष होने वाला है, ये जीतेगा और इसके आगे और 20 पीढ़ियां राज करने वाली है। और फिर शिवाजी महाराज से वो वापस नॉर्मल हो गए और जिन्होंने वो सुना था, जिन्होंने लिख के रखा था, उन्होंने कहा कि महाराज देवी माँ ने आपके मुंह से ये बुलवाया। जी। ये घटनाएं जो लिख के रखी आगे, ये चाणक्य नीति के तौर पर लिखी जा सकती है। दूसरी बात, अगर आप उसमें भावना रखते हो तो हाँ, शिवाजी महाराज में देवी का संचार हुआ था। और भवानी तलवार के बारे में, तो बेसिकली भवानी महाराज के पास 3 तलवारें जी भवानी, जगदम्बा और तुलजा। तो तुलजा भवानी और जगदम्बा माँ को कहा जाता है। जी तो ये जो तलवारें थी ना, वो फिरमगाड यानी पोर्तुगाल से आई थी। उसकी जो ब्लेड थी वो 100% स्टील की थी, उस वक्त का सबसे बेहतर स्टील दुनिया का। और वो स्टील मतलब आप शिवाजी महाराज का अगर वर्णन देखोगे या उनका प्रोमिनेंट जैसे पर्टिकुलर सोच समझ के निकाला गया अगर पेंटिंग देखोगे नहीं तो शिवाजी महाराज की तलवार सीधी है, ना कि करवी शिवाजी होती है नहीं, दर्द नहीं। करनी वो बहुत सीधी है। तो वो जो स्टाइल है वो पुर्तगाल का। ओनली थिंग जिसे जहाँ पकड़ा जाता जी वो अलग से बनाई जाती है, उसे मुल्हेर बनावट कहा जाता था, जो पकड़ने की जगह की। और ये तो मुल्हेर और ये जो तीनों तलवारें थे वो जब कोकण में गए थे किसी कैंपेन के लिए, तो वहाँ पे किसी के पास उन्होंने तलवार देखी, उन्होंने कहा कि भाई मैं ये तलवार मतलब उन्होंने पेट करना चाहा शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज ने कहा कि बहुत खूबसूरत तलवार है, मतलब वो ऑफकोर्स शस्त्र क्या होता है वो उनको पता था। उन्होंने कहा था कि भाई बहुत बढ़िया है, तो वो पेट देना चाह रहे थे जो तलवारें थी। तो शिवाजी महाराज के उस वक्त क्या मराठी में या इसमें वो चिट्टीस कहते थे, पीए आज की लैंग्वेज में तो सेक्रेटरी से उठ के थे शिवाजी महाराज के। तो वो उससे उम्र में बड़े थे, तो उन्होंने समझाया शिवाजी महाराज को कि शायद उनका दिल बड़ा है सामने वाले का, इसलिए वो पेट दे रहा है, लेकिन शायद ऐसा भी हो कि वो डर या बतौर आदर वो दे रहा, तो उस कहीं पे तो उसका मन उसमें जुड़ा रहेगा। तुम्हारे तलवार है, उसका मन उसका दिल उसमें जुड़ा रहेगा। सो बेटर है खई। शिवाजी महाराज ने 300 उस वक्त के जो चलन था वो देख के शिवाजी महाराज ने वो तलवार खरीदी। तो 3 तलवारें थी और एक्चुअली देखा जाए ना, शायद ये तलवारें खास करके जो अलग अलग समारोह होते हैं जी, कार्यक्रम होते हैं, पर होता है किससे मेल जोलना होता है, उस वक्त ले जाने के लिए जो तलवार जो सोने के तारों से जड़ी हो, उसमें अलग अलग हीरे और मोती लगाए हुए हैं, वो वैसे लड़ते वक्त शायद महाराज दूसरी तलवारें यूज कर देंगे। ये कहने के दरबार की शोभा वाली तलवारें थी। यस, जैसे नेवी डे पे हम देखते हैं वो तलवार और ये संदेश होता है जो फिर या कोमोडोर लेवल में वो मॉडल 11 पे जो तलवार है की तलवार हो सकती है। और एक्चुअल जो तलवारें होती थी युद्ध की जाती थी वो शायद अलग को, या मे बी जगदम्बा और तुलजा जो थी वो पूजा की तलवारें हो, ये पूजा किया जाता है दशहरा के दिन जी। या कोई इससे भी क्षत्रिय के लिए वो एक दुर्गा माँ जैसी है, कोई भी शक्ति। हाँ बिल्कुल। तो वो पूजा करने के लिए शायद तुलजा और भवानी का तुलजा और जगदम्बा का ऐसा बना हुआ हो और शिवाजी महाराज भवानी यूज ऐसा भी हो सकता है जी। सर जी, अब यहाँ से मैं
आपसे जानना चाहूंगी शिवाजी महाराज के जीवन का कोई ऐसा किस्सा जो आपको बहुत प्रिय हो। ये किस्सा थोड़ा सा कम जाना हुआ हो कि हमारे दर्शकों को लगे यार ये कौन सी बात है, और ये किसी भी तरीके का किस्सा हो जो आपको बहुत प्रिय हो। मैं उनके एक किस्से से प्रभावित हूँ। अ, राज्याभिषेक जो उनका 6 जून 1674 में हुआ था। उससे मतलब समझ लीजिए मेरा राज्याभिषेक होने वाला है। एज अ पर्सन मैं शिवाजी महाराज के भूमिका में सोचूं कि मेरा राज्याभिषेक हो रहा है और मुझे अगर कोई किला चाहिए, कोई दुर्ग चाहिए, कोई गढ़ जीतना है मुझे, तो मैं मेरे किसी सरदार को कह सकता हूँ, मेरे किसी सबॉर्डिनेट को कह सकता हूँ कि भाई जीत ले। हम्म। शिवाजी महाराज राज्याभिषेक से 1 महीना पहले खुद बैटल फील्ड पे उतरे और उन्होंने रांगड़ा नाम का एक किला जीता। ये आम बात नहीं, सॉरी टू से, लेकिन एक तीर एक गोली बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उठूंगा मेरे दोस्तों के साथ, दोस्तों मतलब मेरे लोगों के साथ जी। तो ये चीज बहुत कम लोगों को पता है कि ये महापुरुष राज्याभिषेक से 1 महीना पहले बैटल ग्राउंड पे उतर रहा। तो मेरे लिए बहुत प्रभावित करने वाली कि एक हाथ व्यक्ति अपने ध्येय के लिए, अपने सोच के लिए, अपने विचार के लिए इतना प्रेरित और इतना डेडिकेटेड हो सकता है। चलिए सौरभ जी, अगले प्रश्न की ओर मैं चलना चाहूंगी। शिवाजी महाराज उस समय एक राजा के तौर पे बहुत आदर्श थे, और मुझे लगता है कि आज भी बहुत कुछ है जो हम उनसे सीख सकते हैं। आदर्श नेता के रूप में आम जनजीवन में युवाओं के तौर पे जो हमारे जो युवा हैं देश के, वो क्या सीख सकते हैं उनसे, आम जनता क्या सीख सकते हैं, और हमारे नेता उनसे कौन सी पॉलिटिक्स के वो गुर हैं जो शायद हमारे देश के नेता अपना ले तो देश का भला हो जाए। युवाओं के लिए मैं कहूँगा डिसिप्लिन, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो इतना बड़ा राजपाट खड़ा ही नहीं हो सकता बिल्कुल या फिर चल भी नहीं सकता। जी। सो किसी चीज के लिए पैशन होना एक बात है, वहां पे अग्रसर होने के लिए आपको जिंदगी में डिसिप्लिन होने की बहुत जरूरी होती है। शिवाजी महाराज के जीवनी में जो डिसिप्लिन है वो अगर युवा ले तो बहुत हजारों बातें हैं युवाओं के लिए। डिसिप्लिन कोई भी वो कोर है, वो कोर बेसिक है जी। आ, समाज के लिए मैं कहूँगा कि क्यों छुट्टी जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें हमने ना शिवाजी महाराज आपसे बात कर रहे हैं ऐसा एक तो रखा है। शिवाजी महाराज अगर आज हमारे सामने आएंगे तो क्या बात करेंगे, तो उसमें शिवाजी महाराज के मुंह से हमने एक पंक्ति लिखी है कि मुझसे पहले, मतलब जो अत्याचार देख के मेरा खून खोलने लगता था या इसके लिए मैंने स्वराज की स्थापना की, जी मुझसे पहले किसी को क्यों नहीं लगा कि मैं आगे आ जाऊं। तो बतौर समाज हम हमारे चारों ओर अन्याय देखते रहते हैं, हम उसका वीडियो निकालते हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते। तो जो स्टेप लेना होता है, कहीं पे अगर कुछ गलत हो रहा है, शायद ऐसा हो कि आप एक कदम जाके आप आवाज उठाए कि भाई क्या कर रहा है, एक आवाज उठने से और 4 लोग सामने आ जाते कि भाई, वरना कहो वीडियो को गलत तरीके से उनके साथ बर्ताव नहीं होता। या फिर हम देखते हैं कि बड़े बाजार में कोई आके चाकू से 20-20, 25-25 बार भोंक के चला जाता। उज्जैन में बीते दिनों जो हुआ सौरभ जी, महिला के साथ, और सारे लोग वीडियो बना रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो आदमी वो क्या कर रहा है, वो जो विकृति होती है वो वीडियो पे ले रहा है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है कि भाई क्या कर रहा। मतलब हम जो मराठी समाज या महाराष्ट्र में कहावत है कि भाई शिवाजी ने वापस जन्म लेना चाहिए, लेकिन मतलब आजकल तो पड़ोस में भी नहीं, अटक कर छोड़ के बिल्कुल पड़ोस के घर में आग लगाई को मेरा घर भी सह जाएगा, सुपी करे 8-10 घर छोड़, मोहल्ला छोड़ के रहता हो जी। तो वो गलत चीजों को ऑन द स्पॉट रोकना जो है वो,
और नेताओं की ओर मैं कहूँगा कि दूरदर्शिता नेताओं ने ली चाहिए। मतलब आप सिर्फ अ, चुनाव जीतने के लिए नेता नहीं, जो आदमी मतलब प्रधानमंत्री या उस ओहदे पर जाके बैठने वाला है, वो कितना चौकन्ना है बहुत जरूरी है। वो जैसे क्या कहें, पात्रता है जिसे कहा जाता है, सेंसिटिव है, स्टेटमेंटशिप है कि नहीं है, या से योग्यताओं जी तो जो चौकन्ना रहना होता है वो हमारे नेताओं ने अगर लिया तो भारत बहुत आगे जाएगा। सर जी एक चीज अचानक मुझे सूझ रही है जब अष्टप्रधान जो शिवाजी के थे ये कुछ कुछ क्या वैसा ही था जैसे अकबर के 9 रत्न थे या राजा विक्रमादित्य ने जो अपने 9 रत्न रखे थे दरबार में। तो क्या ये बहुत वेल प्लान्ड एक एग्जीक्यूशन था शिवाजी के समय में क्योंकि उस वक्त कोई और राजा इस तरीके से अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहा था। ये दरअसल बीच का प्रश्न था लेकिन मुझे बस अभी याद आया तो मैंने कहा आपसे पूछूं। अ, तो मैंने जैसे कहा है कि बाल शिवाजी जब बंगलुरु से पुणे में आया तो उनसे सब मंत्री दिए गए। तो अष्टप्रधान शिवाजी महाराज के 10वें 11वें साल से उनके साथ थे, वो लोग बदलते गए, पंच जी वही रहे। बाद में उनके जो अष्टप्रधान थे उसमें से सिर्फ 2 ऐसे पद हैं कि जिनको डेस्क जॉब है, बाकी 6 लोग हैं उनको उनका भी काम करना है और आपको बैटलफील्ड में उतर के मतलब सेनापति तो जाए नहीं रहे, लेकिन मेरा पेशवा है या फिर मेरा टैक्स कलेक्ट करने वाला आदमी है, मतलब जो पूरा का पूरा जमा कर देखने वाला आदमी है, जी वो सीए के करना है। तो और शिवाजी महाराज से उनका अष्टप्रधान इसलिए हमें मतलब क्या हम जान पाते हैं क्योंकि उन्होंने राज्याभिषेक करवा दिया था। जी बीच के जो 500-600 साल है, खास करके अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का आखिरी साम्राज्य यादव का था। यादवों के बाद यहाँ पे राज्याभिषेक करके मैं राजा बन गया सीधा शिवाजी महाराज। सीधा शिवाजी सीनियर जी बिल्कुल तो खुद की सत्ता और वो सत्ता चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन लगता है वो अष्टप्रधान, और आगे आगे बहुत अलग अलग अधिकारी है, उसके नाम है किले की अलग मैनेजमेंट है, लेडी पे अलग उनका, नॉट मंत्री उनके अलग अधिकारी है। तो वो बहुत टीच सिस्टम, उसके उसके ऊपर एक अलग से ग्रंथ लिखे भी गए हैं, लिखे भी जा सकते हैं। जी अगर शायद सब कुछ अच्छा हुआ तो मैं आपके साथ दर्शकों को भी ले चलना चाहूंगी किसी किले पे जहां हम खड़े होके बहुत सी बातें कर सकें। चल सकते हैं, मतलब मैं पूरा दिन इस विषय में बात कर सकता हूँ। वो आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है। लास्टली सौरभ जी सबसे आखिर में कंक्लूड करने के लिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी। मैं राजस्थान से हूँ, मैं मेवाड़ से हूँ और मैं जब अपने आसपास देखती हूँ ये चीज मुझे बहुत साल दी। मैंने कहीं ना कहीं जब हम बात कर रहे थे तब भी आपसे कहा था हमारे घरों में हमें महाराणा प्रताप पता है लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं, तारा रानी साहब को, छत्रपति संभाजी महाराज को, शाहू जी महाराज को जिया जाता है वो कहीं ना कहीं लगभग पूरे भारत में नदारद है। मतलब मैं क्योंकि मैं मेवाड़ से हूँ, मैं मेवाड़ का रेफरेंस दे रही हूँ। महाराणा कुंभा ने जो किया, महाराणा सांगा ने जो किया, रानी कर्मावती ने जो किया, महाराणा अमर सिंह ने जो किया, जस राणा महाराणा प्रताप के पुत्र थे। मतलब कंपेयर नहीं किया जा सकता लेकिन उन्होंने भी उतनी ही वीरता और शूरवीरता दिखाई जितनी संभाजी महाराज दिखा रहे थे। लेकिन ना पूरे भारत ने अपने उन शूरवीरों को एकदम खो दिया है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे शहर में कितने क्रांतिकारी हुए या उन्होंने क्या क्या किया है। इस बारे में आप कुछ कहेंगे अगर तो बहुत खूबसूरत हो। इसके बारे में सभी लोगों को सोचा, और मैं आपसे एक जिसे प्रयोग कहा जा सकता है, टेस्ट लेना होता है समाज की अपने ये जो खास करके ना आप स्कूल और कॉलेज के बच्चों को पहला सवाल ये पूछिए कि किन्हीं 5 मुगलों के नाम बता। हाँ। वो जैसे तैसे अकबर, औरंगजेब, शाहजहां नहीं हुए, वो बाबर से लेके वो शायद अलग किसको इतिहास है तो औरंगजेब तक या बहादुर शाह जफर तक भी आ जाएंगे अगर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। जब उनका
ये एक उत्तर होगा कि भाई 3 बताएंगे, 4 बताएंगे, 5 के 5 बताएंगे शायद, मुगल अगर पूछते। इसके बाद दूसरा सवाल ये पूछे कि विजयनगर या राष्ट्रकूट या पल्लव या चेगी, इनमें से किसी 2 राजा के नाम बता, एक भी नाम दिया तो ये उनकी गलती नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये टेस्ट लेने के लिए क्यों कूद रहा हूँ, आगे मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसका बेस ये टेस्ट है। ये गलती बच्चों की नहीं, ये हमारी शिक्षा पद्धति जो है उसमें मुगलों से निकली हुई सत्ता सीधा ब्रिटिशर्स के पास जाती है। भाई बीच में 125 साल है, उसमें आप कर्नाटक से लेके लाहौर तक मराठवाड़ा ने राज किया था। ब्रिटिशर्स ने जो राज है, राजपाट भारत का, अधिकांश भारत का, वो लाहौर तक मराठों से, और लाहौर से आगे वाला हाथ जो पाकिस्तान में चुका है वहां का एरिया कतार तक खोस लिया। ये 100-125 साल कहाँ पे रहे, ये गलती किसकी है? और मैं सिर्फ मराठों या सिखों की बात नहीं कर रहा, कितने लोगों को पंड्या पता है, कितने लोगों को राष्ट्रकूट पता है, कितने लोगों को विजयनगर पता नहीं। विजयनगर तो शिवाजी महाराज से सिर्फ 100 साल पहले का, तो मतलब सिर्फ 100 साल पहले। जी और विजयनगर का जो वर्णन उस वक्त के फॉरेनर्स ने किया है, यूबन भी उन्होंने लिख के रखता है। आप कौन भी, मतलब ये जो देखने वाले हैं वो जा के इसके बारे में पता कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे जो हर सप्ताह का बाजार लगता था विजयनगर, अब हम्पी जिसे कहा जाता है, जी हम्पी के रास्तों के 2 तरफा वो टोकरियों में मोती और मालिक और ये चीजें लेके बैठते थे बेचने के लिए। यह लिख के रखा है, बतौर लिख के रखा है। मतलब अगर मैं गलत हूँ तो पर मैं आप काउंटर कर सकते हो कि भाई आपने गलत ही किया। जो लिख के रखा है, मतलब कोई फॉरेनर आदमी ये आके क्यों लिखेगा कि भाई यहाँ टोकरियों में मोती बेचे जा रही। उसने एक समारोह का वर्णन किया है कि मुझे पता चला कि आज राजा भगवान का दर्शन करने के लिए बाहर निकले हैं। यहाँ एक तो कुछ बड़ा त्योहार है, और इस त्योहार जैसे दशहरा होता है, दिवाली, बिल्कुल जी वैसे कुछ स्पेशल डे पे शायद दशहरा ही होगा, भगवान के दर्शन के लिए राजा अपने राजमहल से जाते। तो उसने कहा कि राजा, मतलब मैं राजा को देखने के लिए रुका था, और जैसे एक कॉन्वॉय करता है ना मंत्रियों का, जी जो क्या कारवां जुलूस करना, और उनको ये, तो उसने कहा था कि हाथी और घोड़ों की इतनी कतारें लगी थी कि राजा को देखने के लिए मुझे मतलब घंटों का देखिए राजा अब आएगा, उसके आगे से उसका आगे का कॉन्वॉय कुछ हजारों घोड़ों का, और राजा सिर्फ राजा भगवान के दर्शन करने के लिए निकल रहा था। दैट्स इट। इसी मुहिम पे, किसी कैंपेन के लिए भी नहीं निकला। जी ये विजयनगर साम्राज्य है, और ये शिवाजी महाराज के सिर्फ 100 साल पहले, जिसे 5 अलग अलग मुसलमानी सत्ताओं ने आके पराजित किया था। तो अगर आपको विजयनगर के बारे में अगर पता नहीं है तो ये गलती हमारी है, हमारे शिक्षा व्यवस्था की है। और पूरा का पूरा जो हमारी मतलब शिक्षा है वो स्टील सेंट्रिक क्यों है, वो मुगल सेंट्रिक क्यों है, वो ब्रिटिश सेंट्रिक क्यों है? हम जब पूछते हैं कि भारत पे राज किसने किया तो हमेशा मुगल और ब्रिटिश क्यों होते? भारत पे मौर्य साम्राज्य ने किया, समुद्रगुप्त ने किया, यादव है, राष्ट्रकूट है, मतलब अगर हम बहुत बहुत सारे नाम है। बिल्कुल जी ये हमें बच्चों को बताना, ये हम नहीं बताते इसलिए कहते। हाँ बिल्कुल। बीते दिनों महिला दिवस पे मैंने एक वीडियो किया था सौरभ जी, वहाँ मैंने यही बोला कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि हमारी महिलाएं दबी कुचली शोषित पीड़ित हैं, ये वो जो 1000 साल जो हमने चक्कर गिन्नी की तरह काटे हैं मुगलों और अंग्रेजों की वजह से, इसलिए आज हमें लगता है कि भाई हमारी महिलाओं को सर उठा के चलना नहीं आता था। 2022 में हमारी महिलाएं
भैया हमारी महिलाएं तो गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधति और अनुसुईया थी जिनसे बड़ा इंडिपेंडेंट कोई नहीं था। बिल्कुल वेदों में इसे मंत्र के उद्गाता कहते हैं। बिल्कुल। अगस्त्य ऋषि की जो पत्नी थी लोपामुद्रा देवी, वो मंत्रदृष्टा थी बहुत बड़ी, और कितने ही ऐसे नाम है, मतलब रोमशा, पाला। लेकिन दिक्कत ये है कि हमने बतौर देश, मतलब वो जो आए आक्रमण किया उस समय जो लूटा वो अभी तक 2025 में हमारी बुद्धियां लेके गए हुए हैं। अभी भी हमारी बुद्धियां हमारे पास नहीं है बतौर एक राष्ट्र। वही प्रॉब्लम और जो मतलब मैं किसी के बारे में द्वेष या गुस्सा प्रकट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इतिहास है वो इतिहास है। गंगा जमुना तहजीब के कारपेट के नीचे हम कचरा डाल के कारपेट वापस उसके ऊपर नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। हमारा घर स्थापित नहीं करिए, आज न कल वो कचरे से दुर्गंध आने ही बांधती है। सो जो काशी विश्वेश्वर तोड़ा गया, नंदी आज भी वहां पे है। जो आंखें खुली रख के देखता है इन चीजों की तरफ, भाई नंदी वहां पे क्यों है? उसके पीछे का इतिहास, और ये इतिहास है। ये बंदा तोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसे फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता और ना किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल तो यही चीज, मतलब देखिए, एक समाज के तौर पे ना दो चीजें, आपका धर्म क्या है और आपकी संस्कृति क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जी। जो मलेशिया, मैं उदाहरण दूंगा, मलेशिया, उन्होंने वो सबसे सर्वाधिक लोक संख्या जो है मुसलमान, वो मलेशिया में। जी। लेकिन आप जब मलेशिया में जाते हो या आप वहाँ पे अलग अलग, तो उनकी संस्कृति जो होता है वो रामायण और महाभारत से जुड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी गरुड़ा एयरलाइंस है, उनसे स्पोरा भूमि एयरपोर्ट है। क्यों होता है, हाँ। संस्कृत नाम क्यों है? संस्कृत। तो ठीक है, बाबर आए, चंगेज आए, जो भी अलग अलग ये आए, घोरी आए, तुगलक आए, वो धर्म है, संस्कृत नहीं। वो नहीं है जी। आपकी जाति, आपका धर्म, आपका पथ कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, आपकी संस्कृति जो है, धर्म नहीं कह रहा हूं, आई रिपीट, आपकी संस्कृति जो है वो रामायण और महाभारत ही है। बिल्कुल। अंतर्गत ज्ञान है वो गीता की है। यही सबसे खूबसूरत चीज़ है सर जी। पता है मुझे ना अपने साथ के लोगों से, जैसे ऑफिस में जब कई बार ये होता है, नहीं यार हम तो ये फेस्टिवल नहीं मनाते, तो बड़ा ऑर्थोडॉक्स है, ये तो ऐसा है, ये दिवाली तो जो है फलाना है, पत्ते खेलना है। भाई तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तुम अपनी संस्कृति से दूर जा चुके हो, और अगर आप उसको जानना ही नहीं चाहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कितनी शक्तियाँ समाई हुई, कितनी सुंदरता समाई हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। सौरभ जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा वक्त निकाला, शिव चरित्र पर इतनी सारी बातें की। मैं उम्मीद करती हूँ दर्शकों को आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, दर्शकों ने आज बहुत कुछ जाना होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। शिवाजी महाराज मेरे हिसाब से वो अध्याय हैं जिनके बारे में जितनी बातें की जाए, महाराणा प्रताप के बारे में जितना कहा जाए, राणा सांगा के बारे में जितना कहा जाए, सारे वक्त कम पड़ जाएंगे। सौरभ जी शिवाजी के बारे में जितना बताते जाएंगे शायद हमारी घड़ी के कांटे खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनकी बातें नहीं खत्म होगी। उम्मीद करती हूँ कि शिव चरित्र सब तक पहुँचा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आशिता उवाचे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं जल्द लौटती हूँ, जल्द मिलती हूँ। जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री कृष्ण।